गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, रीजनिंग का पूरा मॉक लगाने वाले हैं हम लोग, जो कि एग्जाम में आएगा बिल्कुल उससे एक लेवल ऊपर, दो लेवल ऊपर, टफ लेवल करके हमने थोड़ा सा इस एग्जाम को सेट किया है, इस मॉक को सेट किया है। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। कुछ पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट आज हम लोग इसमें करेंगे। जो भी बेसिक रूल्स होंगे वो आपको समझा दूंगा, आपको नोट डाउन करने हैं और वो हमेशा याद रखने हैं कि वो बेसिक रूल्स क्या है। तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट की। लॉग्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमने कवर कर ली थी। अब जो नई बातें होंगी जैसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वो सारा हम लोग मॉक के अंदर कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के मॉक को शुरू करते हैं। देखते हैं स्टार्टिंग में क्या है। यहाँ पे है 9 बॉक्सेस जो है। 9 बॉक्स आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर केप्ट वन अबव द अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 9 बॉक्सेस ए से लेके आई तक के नाम के अरेंज कर रखे हैं, लेकिन सेम इसी ऑर्डर में नहीं है, उल्टा सीधा हो सकते हैं, नाम आगे पीछे हो सकते हैं। बॉक्स इज ई इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव बॉक्स आई। ई जो है 2 बॉक्स ऊपर रखा गया है आई के। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, एक बार हाईलाइट कर देना और इसका मतलब समझना क्या है। बॉक्स ई इज केप्ट, 9 बॉक्स है तो सबसे पहले 9 जगह होंगी, लेकिन हम लोग कुछ बॉक्स वगैरह नहीं बनाएंगे, जगह नहीं बनाएंगे, ऐसे समझो। ई इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव आई, इसका मतलब क्या है? ई जो है 2 बॉक्स ऊपर रखा है आई के। मान लो आई यहाँ पे रखा है, इसके सेकंड पोजीशन पे 2 बॉक्सेस अबव अगर आई है तो इसका मतलब दूसरी पोजीशन पे ई बैठेगा। अगर ये लाइन आ जाए 2 बॉक्सेस अबव आई, ई इज 2 बॉक्सेस अबव आई, ई ऊपर तो रहेगा किससे? आई से। और इन दोनों के बीच में कितने बॉक्स आएंगे? 1। अगर ये लाइन ऐसे आती है तो आपको क्या समझना है कि इनके बीच में कितने बॉक्स आएंगे? 1, ना कि 2। अगर बीच में 2 बॉक्स आने होते तो लिखा होता 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन ई एंड आई। 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन ई एंड आई। अगर ऐसा होता तो 2 बॉक्स मान लेते बीच में कि ई और आई के बीच में 2 बॉक्स हैं। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज ये नहीं है, यहाँ पे सिंपल है। ई इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव आई। ई जो है 2 बॉक्स ऊपर रखा है आई से। आई से 2 बॉक्स ऊपर रखना है ई। ठीक है, वो हमने रख दिया। ये इस लाइन का मतलब हुआ। दो पॉसिबिलिटी मान के चल, इसको थोड़ा सा हम लोग ढंग से लिख लेते हैं। अब तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। अगर ये लाइन आपकी आती है तो आपको क्या समझना है? ई जो है 2 बॉक्स ऊपर रखा है आई से, दैट मीन्स ई जो है सेकंड पोजीशन पे रखा है आई से। फिर आता है ए इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड आई। ए जो है, बॉक्स ए जो है वो एग्जैक्टली बीच में रखा है किसके? ई के और आई के। दैट मीन्स इस खाली जगह पे कौन आएगा? ए आएगा। दोनों दो पॉसिबिलिटी मान के चलना। बॉक्स जी इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो बॉक्स ए। बॉक्स जी जो है आपका वो 3 बॉक्स नीचे रखा है, कहां से? ए से। तो जो लाइन आपने स्टार्टिंग में अंडरलाइन करवाई थी मेरे से, वही लाइन ये भी है, इसको भी अंडरलाइन कर दो। दोनों का मतलब सेम है। जी जो है, बॉक्स जी जो है आपका वो 3 बॉक्सेस नीचे रखा है ए से। ए यहाँ पे था, 3 बॉक्सेस नीचे रखा है, दैट मीन्स देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन जी ए एंड जी। जी नीचे रखा है ए से, कितने बॉक्स? 3 बॉक्सेस, दैट मीन्स देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में 2 बॉक्स होंगे। सेम केस यहाँ पे बने। टोटल बॉक्स अरेंज हो चुके हैं कितने? 5, जिनमें से 4 का नाम हमें पता है, इसका नाम हमें पता नहीं। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड ए। केवल और केवल 3 बॉक्स रखे हैं बी और ए के बीच में। अब एक पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या? वो ये 3 बॉक्स, देयर आर ओनली ओनली और केवल 3 बॉक्स रखे हैं किसके बीच में? बी और ए के बीच में। ये लाइन बाकी जो हाईलाइट की थी मैंने उन लाइनों से अलग है दोस्तों। ये ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड ए। बी और ए के बीच में 3 बॉक्स रखे हैं, ये मतलब है इसका। ये जो येलो कलर का हाईलाइट किया, ये सेम लाइनें थी, पिंक वाली इन दोनों से अलग है। इसने क्लियर बोल दिया कि 3 बॉक्स बी और ए के बीच में रखे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बी ऊपर रखा है और ए नीचे। उल्टा भी बन सकता है कि ए ऊपर, बीच में 3 बॉक्स और फिर बी बैठ जाए। दोनों पॉसिबिलिटी मान के चलेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट केस में, ये आपका फर्स्ट केस है, ये हमारा फर्स्ट केस है।
फर्स्ट केस में हम लोग मान के चलते हैं कि ए के नीचे 3 छोड़ के बी बैठेगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे बी बॉक्स रखा है। सेकंड केस में हम लोग पॉसिबिलिटी मान के चलेंगे कि ए के ऊपर रखा है बी, तो 1, 2, 3, 3 बॉक्स ए और बी के बीच में आ गए और यहाँ पे कौन बैठेगा? बी। यहाँ पे काउंट करो कितने बॉक्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बॉक्स, यहाँ पर 8 बॉक्स। बॉक्स बी इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो डी। बॉक्स बी जो है 2 बॉक्स नीचे रखा है डी। ये देखो, इसका कलर अलग करने दो, एक बार गलत कलर कर दिया। इस लाइन का मतलब जो है, वो ऊपर जो 2 लाइनें थी येलो कलर की, सेम वैसा ही है। बॉक्स बी इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो बॉक्स डी। बॉक्स बी जो है दूसरे पोजीशन पे बैठा है डी से, नीचे की ओर वो भी। तो बी अगर यहाँ पे है तो डी से कितनी पोजीशन पे बैठा है? डी से, तो मतलब डी ऊपर आएगा। और डी और बी के बीच में कितने बॉक्सेस आएंगे दोस्तों? एक बॉक्स। यहाँ पे अगर बी बैठा है तो बी जो है किसके नीचे बैठा है? डी से। कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। तो डी एक छोड़ के बैठेगा ऊपर। काउंट करना कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉक्सेस हुए, जबकि टोटल बॉक्सेस हमें गिवन कितने दे रखे थे? 9। तो 10 बॉक्सेस की पोजीशन कैसे बनी? इसका मतलब हमने इस केस को गलत कर दिया। इसको क्रॉस कर दो, अब ये केस चलेगा हमारा। क्लियर? इसको भूल जाओ, ये कुछ था यहाँ पे। अब हमारा ये केस चलेगा, जितनी लाइनें थी वो हमने यूज कर ली। अब चलते हैं आगे। फिर इसने बोला मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आई एंड एफ। 3 से ज्यादा, मोर देन 3 बोला इसने, मोर देन 3, 3 से ज्यादा। कई बच्चे सोचते 3 या 3 से ज्यादा, अरे नहीं भाई, 3 या 3 से ज्यादा नहीं है इसका मतलब। इसने क्लियर बोला है मोर देन 3, 3 से ज्यादा लोग बैठेंगे किसके बीच में, या किसके बीच में? आई और एफ के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्स रखे जाएंगे। आई यहाँ पे एक केस मान लेते हैं, ये केस हमारा बन चुका था, ई ए आई बी जी। क्लियर? ये केस हमने मान लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी मान के चलेंगे, समझाऊंगा मैं आपको ये क्या बनाया मैंने। इसने बोला 3 से ज्यादा बॉक्स रखे जाएंगे आई और एफ के बीच में, तो एक केस तो ये कि नीचे रख दिया, एक केस ये कि आई और एफ के बीच में ऊपर की ओर रखे हैं। ठीक है, 3 से ज्यादा बॉक्स, दैट मीन 4 5 6 कुछ, 1 2 3 4, यहाँ पे कौन बैठेगा? एफ बैठेगा। ए आई और एफ के बीच में, आई और एफ के बीच में कितने बॉक्स हैं? 3 से ज्यादा। टोटल बॉक्सेस कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 ही बॉक्सेस हमें अरेंज करने। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, सर आई के नीचे 1 2 3 4, एक छोड़ के एफ भी तो आ सकता है। बॉक्स काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ई ए आई डी जी बी था सर, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल था। सर आई और एफ के बीच में 3 से ज्यादा लोग बैठेंगे, 1 2 3 4 बिठा दिए, हम लोग 5 बिठा दे तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 2 छोड़ के कौन आ जाए? एफ आ जाए। टोटल लोग कितने हो गए? 9। मैं बोलूंगा बिल्कुल ये भी सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई गलती नहीं। 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर 3 पॉसिबिलिटी से तो हम भी सोल्व करते हैं। मेरा काम यहाँ पे सोल्व करना फिलहाल नहीं है, मेरा काम है कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, कितना कुछ दिमाग में आना चाहिए था वो। इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे दो मेथड को, क्योंकि 3 में से कोई एक ही बात सही मिलेगी एंड में, तो 2 का एलिमिनेट कैसे करेंगे वो आपको सिखाऊंगा। अब सुनना, सारे केसेस अब तक सही है। अब इसने बोला एज मैनी बॉक्सेस केप्ट बिलो डी, डी बॉक्स के नीचे जितने बॉक्स रखे हैं एज अबव सी, उतने ही बॉक्स सी के ऊपर रखे। इस केस में डी के नीचे कितने रखे हैं? 1 2 3 4, 4 बॉक्स रखे हैं डी के नीचे, तो सी के ऊपर कितने रखने पड़ेंगे? 4। तो 1 2 3 4, सी को कहाँ पे बिठाएं? यहाँ पे बिठाओगे, नहीं बैठ सकता क्योंकि ये जगह पहले से कंफर्म थी, तो ये केस तो वैसे ही गलत हो जाना था। डी के नीचे 1 2 3 4 5, सी के ऊपर 5 बिठाओ, 1 2 3 4 5, सी यहाँ पे थोड़ी ना बैठेगा क्योंकि बी पहले से बैठा है, तो ये केस भी क्या हो गया? गलत। हमें इमेजिन करना चाहिए था, सर आपने स्टार्टिंग में ही ऊपर बना दिया था, क्यों बनाया नीचे की तरफ बॉक्सेस, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इस लाइन को मैंने रीड कर लिया, एज मैनी बॉक्सेस केप्ट बिलो डी एज अबव सी, डी के नीचे जितने बॉक्स होंगे उतने ऊपर होंगे।
डी के नीचे है 2, तो अगर सी के ऊपर 2 बिठाऊं तो 1 और 2, तो सी यहाँ पर आएगा। इस सी के ऊपर भी 2 बैठे हैं। एक व्यक्ति बचा, क्या नाम था? ए से लेके आई तक के नाम दे रखे थे आपको। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आया, ई भी आ गया, एफ, जी ये रहा। तो यहाँ पे कौन बचेगा? बचा हुआ नाम यहाँ पे आया। तो फाइनल अरेंजमेंट हमारी क्या आई दोस्तों? एफ, एच, सी, ई, ए, आई, डी, जी। आपको क्लियर है? ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट आ चुकी है। यहाँ से थोड़ा सा इमेजिन करके चला करो चीजों को, बहुत आसान हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब इसके ऊपर 5 क्वेश्चन करते हैं। क्या है? हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एफ एंड द बॉक्स विच इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम? कितने बॉक्सेस रखे हैं बॉक्स एफ के बीच में और उस बॉक्स के बीच में जो कि बॉटम से कौन सा है? थर्ड नंबर। तो बॉटम से थर्ड नंबर पे कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डी है। डी के और एफ के बीच में कितने बॉक्स है ये हमें बताना है। तो 1 2 3 4 5। तो आप लोग बोलेंगे सर 5 बॉक्स है, लेकिन यहाँ पर 5 का कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? नन। नन का लो, कोई भी बॉक्स नहीं है। गलत बात। सेम एज बॉक्स केप्ट बिटवीन जी एंड सी। एफ और डी के बीच में उतने ही बॉक्सेस हैं जितने कि जी और सी के बीच में। तो काउंट करो, जी और सी के बीच में कितने हैं। ये रहा जी आपका, ये रहा सी। तो 1 2 3 4, 4 है। हमें कितने चाहिए? 5। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? फिर इसने बोला 2, नहीं। फिर इसने बोला सेम एज बॉक्सेस केप्ट अबोव आई। उतने ही बॉक्सेस एफ और उस बॉक्स के बीच में है जो कि बॉटम से थर्ड पोजीशन है, जितने की आई के ऊपर है। आई के ऊपर काउंट करो कितने। ये रहा आई आपका, 1 2 3 4 5। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे डी और एफ के बीच में 5 बॉक्स थे, तो आई के ऊपर भी कितने बॉक्स हैं? 5। तो आप लोग ऑप्शन डी को करेक्ट कर दें, ये इतने होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस केप्ट 2 बॉक्सेस अबाउट डी? डी से 2 पोजीशन ऊपर कौन बैठा है? 2 बॉक्सेस अबाउट डी का मतलब क्या है? डी के ऊपर एक बंदा छोड़ के कौन बैठा है? डी के ऊपर एक बंदा छोड़ के कौन बैठा है? ए। ए कहीं पर है क्या? नहीं है। ई नहीं होगा, जी नहीं होगा। अब ऑप्शन पढ़ो, द बॉक्स विच इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबाउट जी। कि डी के ऊपर दो छोड़ के, डी के ऊपर सेकंड पोजीशन पे जो बॉक्स है, वो बॉक्स किसका है? तो वो बॉक्स उसका है जो कि जी से थ्री पोजीशन ऊपर बैठा है। जी से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बिल्कुल सही बात, ए बैठा है, ए ही है से ऊपर। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एच एंड डी? एच और डी के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं? तो ये रहा आपका एच, ये रहा आपका डी। 1 2 3 4। आप लोग बोलेंगे सर 4 बॉक्सेस रखे हैं एच और डी के बीच में। 4 को टिक कर देना। फिर इसने बोल दिया, मैं यहाँ पे नीचे फिर से नोट डाउन कर देता हूँ ताकि हमें बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। एफ एच सी ई ए आई, एफ एच ई ए आई, डी जी बी। ये लीजिए, 9 बॉक्सेस हमने अरेंज कर दिए थे, वो मैंने दोबारा से नोट डाउन कर दिया ताकि स्क्रॉल ना करना पड़े। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। कि 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन कैसे ना कैसे सेम है। विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, वो हमें देखना है। सुनना, एफ सी, एफ और सी के बीच में एक बॉक्स। ई आई, ई से आई जाएंगे तो एक बॉक्स। जी सी, जी से काफी सारे बॉक्सेस छोड़ के जाना पड़ेगा तब सी आएगा, तो ये अलग है। आई जी, आई के एक छोड़ के नीचे जी है। डी बी, डी के एक छोड़ के नीचे बी है। ये 4 ऑप्शन जो थे ये सेम थे, लेकिन इनमें एक जो सी ऑप्शन था ये अलग ही टाइप का था, इसलिए इसी को हाईलाइट करना था कि अलग कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लास्ट क्वेश्चन, पांचवा इसका, आज के सेट इसका। एज मैनी बॉक्सेस केप्ट अबव जी एज बिलो? जी के ऊपर इतने ही बॉक्स रखे हैं जितने की, तो जी के ऊपर देखिएगा एक बार कितने बॉक्स रखे।
जी के ऊपर कितने रखे हैं? जी के ऊपर रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एज बिलो। उसके नीचे कितने रखे हैं? जितने बॉक्स जी के ऊपर रखे हैं उतने ही बॉक्स किसके नीचे रखे हैं, ये वो पूछ रहा है, किसके नीचे रखे हैं। तो 7 बॉक्स रखने हैं, किसके नीचे रखे हैं? एच के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 एच के नीचे रखे हैं, लेकिन एच का डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है। बॉक्स ए बॉक्स बी नहीं आएगा। द बॉक्स विच इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव ई। जी के ऊपर जितने बॉक्स रखे हैं उतने ही इस बॉक्स के नीचे रखे हैं जो कि ई से सेकंड पोजीशन ऊपर है, विच इज 2 बॉक्सेस अबव ई। फर्स्ट सेकंड, बिल्कुल सही बात है। एच के नीचे उतने ही बॉक्स हैं जितने कि जी के। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों 5 क्वेश्चन। बॉक्स अरेंजमेंट था कि आपको बॉक्स अरेंज करने थे, वो हमने कर दिए। अब इसके ऊपर 5 क्वेश्चन भी हमने कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट की ओर। नेक्स्ट सेट क्या है आपका? ये लीजिए। Study the following information carefully and answer the questions given below. Seven persons C, D, E, F, G, H, I are living in a seven-story building where the lowermost floor is number one and the floor immediately above it is number two and so on. 7 फ्लोर हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ये हमने 7 फ्लोर मान लिए एक बार के लिए कि 7 फ्लोर है। एक मिनट, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने। ये 7 फ्लोर थे। जो ग्राउंड फ्लोर, जो लोअर मोस्ट फ्लोर होगा वो फ्लोर नंबर 1 होगा, इसके ऊपर 2 होगा और अप सो ऑन, ऐसे ही 7 फ्लोर हमने बना दी। थोड़ा सा लाइन खींचने में दिक्कत आता है यहाँ पे। ये जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। ऑनलाइन में थोड़ा सा हाथ जमता नहीं है। 7 फ्लोर बना दिए। ईच ऑफ द पर्सन इज डिफरेंट क्वालिटी इन नेचर। हर एक पर्सन की अपनी एक क्वालिटी है। केयरिंग, ऑथेंटिक, ब्रेव, डिसिसिव, humble, inspiring and listener. All the information is not necessarily in the same order. No two person lives on the same floor. दो व्यक्ति एक फ्लोर पर रहेंगे, 7 व्यक्ति हैं, सातों अलग अलग फ्लोर। तो यहाँ पे दोस्तों व्यक्तियों के नाम है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे सातों व्यक्तियों के नाम है और सात सात उनकी क्वालिटीज हैं कि उनके अंदर क्वालिटीज क्या क्या है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो डबल वेरिएबल की है, 2 वेरिएबल्स का डेटा। इसको बोलते हैं पजल। इसके लिए क्या करो, 2 डायग्राम बना लो। एक तो ये जहां पे हम लोग सबके नाम लिखेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई, और एक ये इनकी क्वालिटीज लिखेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे बनाएंगे हाईलाइट करते हुए, ये दूसरी पॉसिबिलिटी साइड बाई साइड, यहाँ पर इन 7 व्यक्तियों के नाम आएंगे और यहाँ पर इनकी क्वालिटीज आएंगी। जल्दी से मैंने ये बॉक्स बना दिया। अब हमें इसका काम करना है तमाम। इसने बोला आई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। आई जो है एक इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। इवन नंबर फ्लोर क्या होता है? 2 4 6। आई जो है या तो 2 पे रहेगा या 4 पे या 6। ठीक है जी। द ऑथेंटिक पर्सन लिव्स इमीडिएटली अबव आई। आई जो है, ऑथेंटिक पर्सन जो है आई के इमीडिएटली अबव। इमीडिएटली अबव का मतलब अगर यहाँ पे आपका आई है तो इसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे क्यों कौन रहेगा? ऑथेंटिक पर्सन रहेगा। क्वालिटी क्या है? ऑथेंटिक की है। तो यहाँ पे आई को रखने के कितने चांसेस हैं? आई आ सकता है सेकंड पोजीशन, आई आ सकता है फोर्थ पोजीशन पे, आई आ सकता है सिक्स्थ। अगर आई सेकंड पोजीशन पे आएगा तो यहाँ पे ऑथेंटिक आएगा। आई अगर फोर्थ पोजीशन पे आएगा तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन आएगा? ऑथेंटिक आएगा। आई अगर सिक्स पोजीशन पे आएगा तो सेवंथ पोजीशन पे कौन आएगा? ऑथेंटिक आएगा। 3 पॉसिबिलिटी बनेगी और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग 3 पॉसिबिलिटी एक बार तो ना बनाएं। देखते हैं जुगाड़ से काम चल जाए तो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं इसी में। ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन डी एंड द ऑथेंटिक पर्सन। डी और ऑथेंटिक पर्सन के बीच में केवल कितने लोग रहेंगे? 2 लोग रहेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा केस भी बना लेते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत तो है ही नहीं। खाली बैठने से अच्छा होता है पेपर में आप काम करना शुरू कर दो। यही एक तरीका है पेपर को क्रैक करने का। आई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। एक फर्स्ट केस में हमने मान लिया कि आई रहेगा सेकंड फ्लोर पे। दूसरे केस में हमने मान लिया कि आई रहेगा फोर्थ फ्लोर पे। तीसरे केस में हम लोग मान के चल रहे हैं कि आई रहेगा छठे। क्लियर? अब इसने बोला था कि ऑथेंटिक पर्सन जो है वो इमीडिएटली अबव रहता है आई के।
ऑथेंटिक पर्सन आई से जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे रहेगा। इमीडिएटली का मतलब यही होता है, इमीडिएट का मतलब नेक्स्ट फ्लोर पे, जस्ट नेक्स्ट फ्लोर पे और ऊपर आई से। तो अगर यहाँ पे आई था तो इसके जस्ट ऊपर फ्लोर पे कौन आएगा? क्वालिटी ऑथेंटिक की थी, यहाँ पे ऑथेंटिक आएगा इस केस में। और यहाँ पर अगर 6th फ्लोर पे आई बैठा है तो 7th फ्लोर पे कौन आएगा? ये हमने बना दिया। इसके बाद क्या था? ओनली 2% लीव्स बिटवीन डी एंड द ऑथेंटिक पर्सन। डी और ऑथेंटिक पर्सन के बीच में केवल 2 लोग रहेंगे। तो यहाँ पे देखें, ऑथेंटिक यहाँ पे था 1 2, नीचे 2 छोड़ के तो ये नीचे किसी को बैठा नहीं सकता क्योंकि जगह ही खाली नहीं है, कोई फ्लोर ही नहीं है। ऊपर देख लो 1 और 2, 2 छोड़ के यहाँ पे कौन बैठेगा? 2 छोड़ के यहाँ पे बैठेगा डी, क्योंकि ऑथेंटिक और डी के बीच में कितने लोग रहते हैं? 2। ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन डी एंड द ऑथेंटिक। इस केस में अगर ऑथेंटिक यहाँ पे बैठा है, 1 और 2 ऊपर छोड़ के किसी को नहीं बिठा सकते क्योंकि वो 8th फ्लोर पे जाएगा और 8th फ्लोर यहाँ पे नहीं है। 1 2 नीचे छोड़ के 2 कौन बैठेगा? यहाँ पे डी बैठेगा। यहाँ पे ऑथेंटिक टॉप पे था तो 1 और 2 नीचे छोड़ के कौन बैठेगा? डी। यह केस भी हमने कंप्लीट कर दिया। द नंबर ऑफ द फ्लोर्स बिलो डी, डी से नीचे जो फ्लोर्स हैं इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ द फ्लोर्स अबव द इंस्पायरिंग पर्सन। डी से नीचे जो फ्लोर है तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? ऐसे इमेजिन कर लो 3 है, कुछ भी इमेजिन कर लो, मान लिया 3 है। तो जो इंस्पायरिंग पर्सन होगा, इंस्पायरिंग पर्सन के ऊपर जो लोग रहेंगे वो कितने रहेंगे? 4। ये वैसे ही लिख के छोड़ दिया हमने ताकि बार बार लाइन को रीड ना करना पड़े कि किससे ज्यादा किससे कम। इसने लाइन बोली थी द नंबर ऑफ द फ्लोर्स बिलो डी, डी के नीचे जो फ्लोर है वो एक कम है किससे? द नंबर ऑफ द फ्लोर्स अबव द इंस्पायरिंग पर्सन। जो इंस्पायरिंग पर्सन के ऊपर जितने फ्लोर है उससे एक कम है डी के नीचे। इस केस में डी के नीचे कितने हैं? 1 2 3 4 5। इंस्पायरिंग के ऊपर कितने रखने हैं? 6, क्योंकि डी के नीचे जितने लोग रहेंगे उससे एक ज्यादा कहाँ पे रहेगा? इंस्पायरिंग के ऊपर। 1 2 3 4 5 6, इंस्पायरिंग आएगा बॉटम पे। डी के नीचे कितने लोग हैं? 1। तो यहाँ पे इंस्पायरिंग के ऊपर कितने रहेंगे? 2, क्योंकि जितने लोग डी के नीचे रहेंगे उससे एक फालतू इंस्पायरिंग के ऊपर रहेगा। इस केस में ऑथेंटिक यहाँ पे रखा है, डी के नीचे एक फ्लोर था, इंस्पायरिंग के ऊपर 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे पहले से ऑथेंटिक बैठा है तो ऊपर 2 कैसे आ जाएंगे? तो यहाँ पे इंस्पायरिंग नहीं आएगा, तो ये केस ही क्या हो गया? गलत। थर्ड केस में डी के नीचे 1 2 3, तो इंस्पायरिंग के ऊपर कितने आएंगे? 4, 1 2 3। तो यहाँ पे कौन आएगा? इंस्पायरिंग। नेक्स्ट, ओनली 3 persons lives between H and the inspiring person, कि केवल और केवल 3 लोग रहेंगे किसके बीच में? H और इंस्पायरिंग पर्सन के बीच में। ओनली 3 persons lives between H and इंस्पायरिंग पर्सन। ये था इंस्पायरिंग, केवल 3 लोग रहेंगे, नीचे तो कोई आ नहीं सकता, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आएगा दोस्तों? यहाँ पे इंस्पायरिंग है तो नीचे 1 2, तो नीचे तो आ नहीं सकता H। 1 2 3, 3 छोड़ के बीच में ऊपर कौन आएगा? H, तो H यहाँ पे बैठा। द ब्रेव पर्सन लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो एफ। ब्रेव पर्सन जो है वो 3 फ्लोर्स बिलो एफ के रहेगा। ब्रेव पर्सन एफ से तीसरे फ्लोर पे नीचे रहेगा। दैट मीन्स एफ अगर यहाँ पे है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे कौन आएगा? ब्रेव। बीच में ब्रेव के और एफ के बीच में कितने फ्लोर्स रहेंगे? 2। इमेजिन करते हैं, मान लो एफ अगर यहाँ पे, इमेजिन 1 2 छोड़ के यहाँ पे ब्रेव आ सकता है सर? बिल्कुल आ सकता है सर, एक केस तो ये हो। इमेजिन करते जाना बस। एफ को अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे ब्रेव नहीं आ सकता क्योंकि इंस्पायरिंग है। एफ को अगर यहाँ पे बिठा दूं तो 1 और 2 नीचे छोड़ के कोई नहीं आ सकता। दैट मीन्स एक ही केस बनेगा क्या? एफ अगर यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे कौन आएगा? ब्रेव आएगा, क्योंकि इस लाइन ने साफ साफ हमें बोल दिया द ब्रेव पर्सन लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो एफ। 3 फ्लोर्स बिलो एफ का मतलब क्या है कि ब्रेव और एफ के बीच में 2 फ्लोर खाली रहेंगे। क्लियर? अब दूसरी पॉसिबिलिटी में भी ये काम करना पड़ेगा हमें। एफ और ब्रेव के लिए, ब्रेव पर्सन जो है 3 फ्लोर नीचे रहेगा एफ से। मान लो एफ को बिठा दिया यहाँ पे, एफ यहाँ पे बैठा है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे कौन आएगा? ब्रेव आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, एफ अगर यहाँ पे होता तो 1 और 2 छोड़ के कोई नहीं बैठ सकता था, तो ये केस ही गलत हो गया। ठीक है,
तो उसको नहीं बना सकते। आगे चलते हैं, आइदर जी और एच इज ए ब्रेव पर्सन। आइदर जी और एच का या तो जी आपका ब्रेव पर्सन है या फिर एच आपका ब्रेव पर्सन है। तो इस केस में अगर देखें तो ब्रेव के सामने क्या आया, खाली जगह, एच पहले ही आ चुका है, तो इसका यहाँ पे कौन, क्योंकि एच तो फिक्स हो चुका है तो जी बचता है, तो जी को यहाँ पे रख दिया जो कि ब्रेव है। एच ऊपर आ चुका है तो यहाँ पे कौन आएगा, जी, जी ब्रेव होगा। ओनली टू पर्सन लिव्स बिटवीन जी एंड द डिसिसिव पर्सन। केवल और केवल दो लोग रहेंगे, ये लाइन अलग है। ओनली केवल दो लोग रहेंगे किसके बीच में, जी और डिसिसिव पर्सन के बीच में। जी यहाँ पे है तो एक और दो, नीचे छोड़ के दो छोड़ के डिसिसिव नहीं आ सकता। इसने ये नहीं बोला कि नीचे ऊपर कोई पोजीशन है, इसने बोला दो लोग रहेंगे किसके बीच में, जी के बीच में और डिसिसिव पर्सन के बीच में। तो नीचे की तरफ तो दो छोड़ के मैं यहाँ पे डिसिसिव पर्सन को नहीं बैठा सकता क्योंकि पहले से इंस्पायरिंग बैठा है। तो जी के ऊपर दो छोड़ के पांचवें और छठे फ्लोर को छोड़ के यहाँ पे कौन बैठेगा, डिसिसिव। इस केस में जी के बीच में और किसके बीच में, डिसिसिव। जी यहाँ पे बैठा है तो नीचे तो बैठा नहीं सकता, तो एक और दो छोड़ के यहाँ पे कौन बैठेगा, ये भी हमने बिठा दिया जी। नेक्स्ट, नाइदर आई नोर डी इज ए हम्बल पर्सन। ना तो आई और ना ही डी कोई हम्बल। दैट मीन्स डी यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे हम्बल नहीं आएगा। आई यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे भी हम्बल नहीं आएगा। हम्बल को रखने के लिए कितनी जगह बची, एक, एच के सामने। आई यहाँ पे हम्बल नहीं आएगा, डी के सामने भी हम्बल नहीं आएगा, तो कितनी जगह हम्बल की बची, हम्बल आएगा लोअर मोस्ट फ्लोर। ठीक है। इसके बाद सी लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु इज ए लिसनर। सी जो है जस्ट ऊपर रहेगा किसके, जो कि लिसनर है उसके। अब यहाँ पे मैं लिसनर को रख दूं तो इसके ऊपर सी नहीं बैठ सकता क्योंकि यार पहले से बैठा है, तो यहाँ पर लिसनर को रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके जस्ट ऊपर कौन बैठेगा, सी बैठेगा। इधर देखें तो यहाँ पे अगर लिसनर को रखोगे तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता, यहाँ पे लिसनर को रखोगे तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता। ये केस क्या हो गया, गलत। केस हमारे पास बनता है ये, एक व्यक्ति का नाम बच गया सी डी, ई का बचता है नाम तो ई को यहाँ पे लिख। एक क्वालिटी बचती है, क्वालिटी कौन सी बचती है देख लो एक बार, केयरिंग। केयरिंग क्वालिटी बचती है, केयरिंग नेचर किसका है, तो वो डी का है। ये हमने बना दी हमारी पजल, डबल वेरिएबल पजल थी दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग, इसको डिलीट कर देते हैं फालतू की। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन समझ में आएगा, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्यों, आज हमारा फर्स्ट सेशन है पजल्स का, इसलिए मैं बहुत आराम से समझा के कर रहा हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज ऑफ केयरिंग नेचर। केयरिंग नेचर का कौन है, तो आप लोग बोलेंगे डी। लेकिन डी का डायरेक्ट नाम यहाँ पे नहीं है। क्या नाम है, सुनना, द वन हु लिव्स इमीडिएटली बिलो एच। केयरिंग नेचर उस व्यक्ति का है जो कि एच से जस्ट नीचे रहता है, तो नहीं जी, एच के जस्ट ऊपर रहता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सी वैसे ही गलत हो गया। द वन हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। केयरिंग नेचर उस व्यक्ति का है जो कि सेकंड फ्लोर पे रहता है, तो सेकंड फ्लोर पे तो आई रहता है और इसका तो सिग्नेचर है क्वालिटी, तो ये बात भी गलत। द वन हु लिव्स टू फ्लोर्स अबव जी। केयरिंग नेचर उस व्यक्ति का है जो कि जी से दो फ्लोर ऊपर रहता है, तो जी ये रहा फर्स्ट, सेकंड, डी ये रहा। बिल्कुल सही बात, तो डी ऑप्शन को आप लोग करेक्ट कर देंगे, ई वैसे ही। अब बात आती है सेवंथ क्वेश्चन की। सेवंथ क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। ई लिव्स ऑन डैश फ्लोर। ई कौन से फ्लोर पे रहता है, एंड डैश पर्सन और किस टाइप का पर्सन है। ई देखते हैं कौन से फ्लोर पे रहता है, तो ई रहता है आपका फर्स्ट फ्लोर पे और इंस्पायरिंग पर्सन है। क्वालिटी इसकी क्या है, इंस्पायरिंग है। फर्स्ट फ्लोर, इंस्पायरिंग पर्सन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एट्थ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू ऑथेंटिक पर्सन। आई की पोजीशन क्या है किसके संदर्भ में, ऑथेंटिक पर्सन के संदर्भ में। तो ऑथेंटिक पर्सन के संदर्भ में जाओ और ये देखो आई कहाँ पे है, जस्ट इमीडिएटली बिलो ऑफ द ऑथेंटिक पर्सन। इमीडिएटली बिलो आई जो है विद रिस्पेक्ट टू किसके संदर्भ में, ऑथेंटिक पर्सन के संदर्भ में कहाँ पे बैठा है, इमीडिएटली बिलो। ऑथेंटिक पर्सन के जस्ट नीचे कौन बैठा है, आई, तो बिलो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देख लो। इफ एफ इज रिलेटेड टू डी एंड आई इज रिलेटेड टू टी इन ए सर्टेन वे।
एफ का रिलेशन डी के साथ है किसी ना किसी रूप में, देखते हैं एफ और डी में क्या रिलेशन है। एफ के जस्ट नीचे क्या आएगा, डी आएगा, ठीक। और दूसरा क्या था, आई इज रिलेटेड टू ई। आई का रिलेशन किसके साथ है, ई के साथ। एफ का रिलेशन था डी के साथ, आई का रिलेशन है ई के साथ। दैट मीन जो भी नाम थे उनका जस्ट नीचे वाले का जिक्र हो रखा है यहाँ पे। देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू ब्रेव पर्सन। ब्रेव पर्सन से रिलेटेड कौन होगा, तो ब्रेव से जस्ट नीचे वाला चेक करना है हमें भी कि ब्रेव से जस्ट नीचे कौन है। तो ब्रेव के जस्ट नीचे या तो है ऑथेंटिक या है सी। ऑथेंटिक या सी, इनमें से देखते हैं क्या आंसर आएगा। ऑथेंटिक का तो कहीं पे नाम है ही नहीं, तो सी का नाम है, तो सी को टिक कर दो कि ब्रेव के साथ किसका रिलेशन होगा, सी का। ब्रेव जहां पे होगा उसके जस्ट नीचे वाला देखना है कौन होगा, सी होगा या फिर ऑथेंटिक। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन एफ एंड द वन हु इज अ लिसनर। कितने व्यक्ति बैठे हैं एफ के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में जो कि एक लिसनर है। तो ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका लिसनर। कितने लोग इनके बीच में है, 1 2 3। तो आप लोग बोलेंगे सर इनके बीच में 4 लोग हैं, तो 4 को टिक कर, तो डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, आराम से समझा रहा हूँ। फर्स्ट सेशन है, पूरा मॉक सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल पेशेंस के साथ इन चीजों को समझ लेना। 2 बॉक्सेस अबव, 2 बॉक्सेस बिलो, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड बी। इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से समझ लेना। हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट सेट की ओर। तो ये नेक्स्ट सेट भी लगा देता हूँ आपके सामने, सेटिंग अरेंजमेंट का है ये लीजिए, एक बार देखना इसको। वीडियो को पॉज कर लो, जो कर पाए वो अपना खुद से ट्राई करें। सुने अब क्या है, 10 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। ये पैरेलल रो का कंसेप्ट है। सच दैट 5 persons are sitting in each row but not necessarily in the same order. The persons in both the rows are facing towards each other. पैरेलल रो का केस है, कैसे करेंगे वो सुन लो। 2 रो हैं ऐसे करके, ये लाइन ही सीधी नहीं बनती, क्या चक्कर है। 2 रोज हैं ऐसे, एक ये और एक ये। 5 लोग इधर बैठे हैं, 1 2 3 4 5। 5 लोग इनके सामने बैठे हैं। दूसरा केस और बना लो ऐसे, 1 2 3 4 5। और ये भी 5 बना दिए मैंने। दूसरी बात क्या होगी, आप भी ऐसे ही बैठे हो, आप जब इस मोबाइल को देख रहे हो तो आप भी तो ऐसे ही बैठे हो इसके सामने। ये जो व्यक्ति बैठा है इसका ये क्या है, लेफ्ट हैंड, और इसका यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड। लेकिन जो ऊपर बैठा है, अपोजिट बैठा है, वो आपके बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट बैठा है, उसका यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड। और इस तरफ क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड। सेम यहाँ पे होगा राइट, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे। और नीचे वाले केस में लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ। दूसरी बात, पैरेलल रो के केस ऊपर जो होता है, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सा होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। और नीचे की तरफ होता है साउथ डायरेक्शन। ऊपर क्या है, नॉर्थ, और नीचे क्या है, साउथ। ये चीजें आपको पैरेलल रो में ध्यान रखनी है। ये जो लाइन है इसमें आपका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, आपका राइट, इसका राइट। लेकिन ऊपर क्या होगा, आपके अपोजिट। आपका जो लेफ्ट है वो इसका क्या होगा, इस तरफ राइट होगा, और इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये बातें अगर आपने समझ ली, पजल को करना, सिटिंग अरेंजमेंट को करना अब बिल्कुल आसान। दूसरी दिक्कत इसमें पैरेलल रो के केस में क्या है दोस्तों, इसने ये नहीं बताया कि नॉर्थ की तरफ कौन कौन व्यक्ति फेस करके बैठे हैं और साउथ की तरफ 5 व्यक्ति कौन कौन से फेस करके बैठे हैं। इसने क्लियर कट हमें कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसने बोला 10 लोग बैठे हैं ए से लेकर जे तक और 2 पैरेलल रोज हैं। तो सबसे पहले 2 पैरेलल रो बना लो, 2 बना लो, 1 2 3 4 5। 5 लोग बिठा दिए। ऐसे ही 5 लोग यहाँ पे मैंने बिठा दिए। दूसरा केस ये बना दिया, 1 2 3 4 5। ये लीजिए। अब चलते हैं पजल की ओर, शुरू करते हैं। डी इज एट वन ऑफ द राइट हैंड्स। डी जो है किसी राइट हैंड में बैठा है। तो नीचे वाले केस में अगर देखें
कि हमने मान लिया कि डी का जो फेस होगा वो कहाँ पे होगा, नॉर्थ की ओर होगा, क्योंकि ऊपर है नॉर्थ डायरेक्शन और नीचे क्या है, साउथ डायरेक्शन। एक बार हमने मान लिया कि डी जो है नॉर्थ की ओर फेस करके बैठा है, और कहाँ पे बैठा है डी, राइट एंड पे, तो नीचे वाले केस में राइट एंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे। दूसरे केस में हमने माना कि डी जो है वो साउथ की ओर फेस करके बैठेगा और राइट एंड पे बिठाना है, तो राइट एंड कौन सा है, डी का। ये ऐसे करके बैठेगा आपके अपोजिट, तो इसका राइट हैंड यहाँ पे बनेगा, तो ये राइट हैंड हुआ डी का। क्लियर। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हू फेसेस बी, बी जो है राइट एंड पे बैठा है और थर्ड राइट पे बैठा है किसके, उस व्यक्ति के जिसका फेस सी की ओर है। तो जिस व्यक्ति का फेस सी की ओर होगा, मान लो सी यहाँ पे बैठा दिया, जो व्यक्ति यहाँ बैठेगा उसके कहाँ बैठा है, थर्ड राइट में, थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हू फेसेस। तो यहाँ पे सी के अपोजिट जो व्यक्ति बैठा है उसके थर्ड राइट में डी बैठेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है, डी के क्या बोला था इसने, सी, एंड डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हू फेसेस सी, इसके सामने बैठा है ये, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हू फेसेस, डी उस व्यक्ति के थर्ड राइट में बैठा है जिसका फेस किसकी ओर है। अब इस केस में मान लो सी बैठा है यहाँ पे, तो डी के थर्ड राइट में इसमें बैठा होगा, ये जो डी है वो थर्ड राइट में उस व्यक्ति के बैठा है जिसका फेस सी की ओर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे वो व्यक्ति बैठेगा, इसके सामने कौन बैठेगा, सी बैठेगा। बी सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम सी, इसको मैं फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ, अब तक आपने जो पढ़ा वही चीजें हैं। बी सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम सी, कुछ बच्चे सोचेंगे कि बी और सी के बीच में दो लोग बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है, बी सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम सी, दैट मीन्स बी और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। इधर तो एक छोड़ के बी को बिठा नहीं सकता, इधर बैठेगा बी। इधर ऊपर वाले केस में इधर एक छोड़ के बी को बिठा नहीं सकता, तो इधर एक छोड़ के बैठेगा कौन, H sits exactly between J and the one who faces H जो है एग्जैक्टली बीच में बैठा है किसके, J के और उस व्यक्ति के जिसका फेस B की ओर है, तो B की ओर इस व्यक्ति का फेस है इसके बीच में, और जो J होगा तो J मतलब यहीं पे होगा, इसके बीच में कौन बैठेगा, H बैठेगा दोस्तों। कौन बैठेगा यहाँ पे, H बैठेगा। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे देखो, बी की ओर जिस व्यक्ति का फेस है इसका होगा, नाम नहीं पता क्या होगा, इसके बीच में और किसके बीच में, जे के बीच में, ये यहीं पे रहेगा, एग्जैक्टली बीच में कौन बैठेगा, एच बैठेगा। ये हमने बिठा दिया। क्लियर। ये डॉट्स से बिठा देता हूँ। द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में जितने बैठे हैं, तो राइट में लिख देता हूँ इसको, जे के राइट में जितने बैठे हैं इज वन मोर देन द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई। जे के राइट में जो लोग बैठेंगे वो एक ज्यादा बैठेंगे किससे, जो कि ई के लेफ्ट में बैठे हैं उससे। इस पॉइंट को नोट करने का तरीका क्या है, ये मान लो कि जे के राइट में बैठे हैं चार लोग, ई के लेफ्ट में बैठेंगे तीन लोग। जे के राइट में इधर देखो, जे के राइट कहाँ बनेगा, इधर नॉर्थ की तरफ फेस है तो इधर बनेगा राइट। जे के राइट में बैठे तीन, तो ई के लेफ्ट में कितने बैठेंगे, दो। अब ई तो यहाँ पे आता तो बैठते दो, तो लेकिन यहाँ पे एच पहले से बैठा है, ऊपर चलते हैं। ई मान लो बैठेगा यहाँ पे, फेस कहाँ पे होगा, आपकी तरफ। इसका लेफ्ट कहाँ पे बनेगा, इधर बनेगा, एक और दो। जे के राइट में जितने लोग बैठेंगे तो तीन बैठे थे, तो ई के लेफ्ट में एक कम बैठेगा, दैट मीन्स दो बैठेंगे। जे का राइट यहाँ पे अगर बैठा है तो इसका फेस कहाँ पे, साउथ की ओर, और राइट कहाँ बनेगा, उधर बनेगा राइट। वन टू थ्री, तो ई के लेफ्ट में कितने बैठेंगे, दो। ई यहाँ पर तो बैठ नहीं सकता, यहाँ बैठेगा तो लेफ्ट में तीन बनेंगे, गलत बात। ई बैठेगा यहाँ पे, इसका फेस होगा नॉर्थ की ओर, फर्स्ट सेकंड, तो दो बैठेंगे ई के लेफ्ट में। जो राइट में बैठेंगे जे के, उससे एक कम बैठेगा ई के लेफ्ट। ये भी लाइन कंप्लीट। अब चलते हैं, ए नाइदर फेसेस साउथ, ए का फेस जो है साउथ की ओर नहीं होगा, दैट मीन्स ए यहाँ पे ऊपर वाली रो में नहीं बैठेगा, ए बैठेगा नीचे। ए बैठेगा नीचे वाली रो में, कहाँ बैठेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म हुआ ए बैठेगा नीचे वाली रो के अंदर। एंड नोर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ए जो है ना तो साउथ की ओर फेस करके बैठा, दैट मीन्स
ऊपर वाली रो में ए नहीं बैठेगा क्योंकि ऊपर वाली रो में बिठा दिया तो साउथ की ओर फेस हो गया। ए बैठेगा नीचे वाली रो में, दोनों जगह पे कहीं पे भी आ सकता है। और जो ए है ना तो साउथ की ओर फेस करके बैठा और ना ही इमीडिएट नेबर है किसका, सी का। दैट मीन्स ए यहाँ पर नहीं आ सकता, ए आएगा यहाँ। इधर तो सी का पंगा है ही नहीं, तो ए या तो यहाँ पर आएगा या फिर आएगा यहाँ पर, दोनों केसेस में भी हो सकता है। F faces the one who sits immediate right of I। F का जो फेस है किसकी तरफ है, उस व्यक्ति की तरफ है। F faces the one who sits immediate right of I। F का फेस उस व्यक्ति की तरफ होगा जो कि इमीडिएट राइट में बैठा है किसके, I के। अब मान लो I को यहाँ पे बैठा दिया, इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, D। F का फेस होगा इसकी तरफ। लेकिन अगर लाइन को पूरा पढ़ लें, I who does not sit adjacent to D। I वो का यूज होता है लास्ट एलिमेंट के लिए, आपको समझाया था मैंने। आई जो कि किसके बगल में नहीं बैठा, डी के। एडजेसेंट का होता है बगल में, इमीडिएट नेबर, बगल। आई जो है डी के साथ नहीं बैठेगा, दैट मींस एक केस आपने गलत कर, तो आई यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों, मना कर रखा है उसने। एक बार इनको मैं हटा देता हूँ फालतू चीज। टाइम लगेगा आज, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज मैं बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, लेकिन नेक्स्ट सेशन जो मॉक आएगा वो स्पीड में चलेगा। इसने बोला एफ फेस इज द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई। एफ का फेस उस व्यक्ति की ओर है जो कि आई के इमीडिएट राइट में बैठा है, और आई जो है डी के बगल में नहीं बैठा। आई मान लो यहाँ पे बैठा है, आई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, जे। अब जे की तरफ फेस किसका नहीं हो सकता, एफ का। क्यों, क्योंकि पहले से कौन बैठा है, सी। दैट मीन्स आई यहाँ पर नहीं आएगा, एक केस। दूसरा केस, आई को अगर बिठा दिया यहाँ पर, एफ का फेस किसकी ओर होगा, जो आई के इमीडिएट राइट में बैठा है। अब आई यहाँ पर बैठा है इस तरफ फेस करके, तो राइट कहाँ पे बनेगा, इधर बनेगा। इसके राइट में बैठा ही नहीं, तो एफ का फेस कैसे हो सकता है, दैट मीन्स ये भी आई की सही पोजीशन। एक ही पोजीशन बचती है आई की, वही है। आई अगर यहाँ पे इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, इसके इमीडिएट राइट में बैठेगा बी, और बी की तरफ फेस किसका होगा, एफ का। ए नीचे बैठेगा कहीं ना कहीं, तो ए यहाँ पे लिख दो, क्योंकि ए की जगह कंफर्म थी कि नीचे वाली रो में बैठेगा, लेकिन दो जगह खाली थी तो नहीं पता कहाँ बैठेगा। एक व्यक्ति बचता है, कौन, देख लो। ए आ गया, बी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ भी आ गया, जी बचता है, तो जी को यहाँ पे रख। ये केस तो कंप्लीट। इधर देखते हैं दोस्तों, आई को अगर यहाँ पे रखोगे तो आई के इमीडिएट राइट में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है तो एफ भी नहीं बैठ सकता। दैट मीन्स नीचे वाली रो में तो आई नहीं बैठेगा। दूसरी बात, आई को अगर मैंने बैठा दिया इस रो में, आई के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, जे, क्योंकि इसका तरफ फेस, इसका जो फेस है साउथ की तरफ है। आई के इमीडिएट राइट में जे बैठेगा, तो यहाँ पे एफ नहीं बैठ सकता, क्योंकि पहले से कौन बैठा है, सी बैठा है। और एफ का फेस कहाँ पे होगा, उस व्यक्ति की ओर होगा जो कि आई का इमीडिएट राइट में बैठा है, तो ये तो नहीं बैठेगा। आई को अगर यहाँ पे बिठा दिया, तो इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, डी। डी की तरफ एफ का फेस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले से कौन बैठा है, ए बैठा है, तो इसका ये केस गलत है, और ये केस हमारा सही बन चुका है। क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड द वन हु फेसेस एफ। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी, जी और उस व्यक्ति के बीच, जिसका फेस किसकी ओर है, एफ की तरफ, कितने लोग बैठे हैं, एफ की तरफ किसका फेस है, बी का। तो जी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो दो बैठे हैं, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, ये रहा आपका सी, इधर फेस करके बैठा है, लेफ्ट बनेगा इधर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आई बैठे हैं। आई का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के देखा है, आई को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये देख लो, द वन हु फेसेस एच। इस सी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, वो व्यक्ति जिसका फेस एच की ओर है, नहीं जी, हमें चाहिए डी की ओर फेसिंग वाला, गलत। एफ वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि आई का नाम आना चाहिए, ए वैसे ही नहीं है। द वन हु फेसेस डी, जो डी की तरफ फेस करके बैठा है वही व्यक्ति सी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। सी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आई बैठा है, आई का फेस किसकी ओर है, डी की ओर। बिल्कुल सही बात है, द वन हु फेसेस डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये तीन पेयर दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन सा पेयर एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं, वो हमें बताना है। पहला बी जे, बी और जे नहीं बैठे आमने सामने फेस करके, गलत है। जी ए,
जी ए आमने सामने बिल्कुल फेस करके बैठे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही हुई। सेकंड तो ठीक है। फिर है आई डी, आई डी को चेक करो, आई और डी भी बिल्कुल सही बात है, आमने सामने फेस करके बैठे हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन ठीक होते हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो इसको कैसे टिक करेंगे, बोथ सेकंड एंड थर्ड। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर। 14th क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सुनो। मैं एक बार नीचे नोट डाउन कर देता हूँ जो हमारी बनी थी सेटिंग 1 2 4 5। मैं नीचे नोट डाउन कर देता हूँ इसको। ए जे एच एफ डी, ए जे एफ। ऊपर वाली रो में देखते हैं कौन कौन बैठे थे। जी सी ई बी आई। Four of the following five are alike in a certain way as per the given arrangement and thus form a group। यहाँ पे जो है चार किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के सेम है। फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो अलग बताना है। आई, आई कहाँ पे बैठा है, कॉर्नर पे। ए कहाँ पे बैठा है, कॉर्नर पे, एंड पे। डी कहाँ पे बैठा है, डी बैठा है एंड पे। ई कहाँ पे बैठा है, ई बैठा है मिड में। जी कहाँ बैठा है, एंड पे। तो चार किसी ना किसी रूप में सेम है कि चार जो है वो एंड्स पे बैठे हैं, लेकिन ई अकेला कहाँ बैठा है, मिड में बैठा है। दैट मीन्स ई यहाँ से अलग हुआ। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे। क्या दिखाई दे रहा है क्या आपको, हाँ ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू डी। डी के संदर्भ में जे की पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। विद रिस्पेक्ट टू डी, तो डी पे जाके बैठ जाओ और जे की तरफ देखो कहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट। जे जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा है किसके, डी। अब चलते हैं लास्ट सेट। आप लोग मान के चलो आरआरबी पीओ के एग्जाम में चार सेट आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के आएंगे। चार सेट सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के, तो मान लो 20 नंबर का, तो ये हो गया। 20 नंबर में क्या बचेगा, 20 नंबर में बचेगा कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन। ये कुछ टॉपिक आपके बचेंगे 20 नंबर। 20 मार्क्स की आपके सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ पजल्स, अगर चार पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट दी तो चार दे दी, चार चार क्वेश्चन 16 मार्क्स के। बाकी दे दिया कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, और दो तीन क्वेश्चन वो देगा मिसलेनियस के। मिसलेनियस का सेशन में अलग से लेके आऊँ। चलिए, ये उसकी फेवरेट सेटिंग अरेंजमेंट या पजल बोल सकते हो। ये उसका फेवरेट है जो सेट मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा रखा है। A certain number of persons are sitting in a linear row facing towards north। कुछ व्यक्ति, ये नहीं बताया कितने व्यक्ति, इसने बोला कुछ व्यक्ति एक लीनियर रो में बैठे हैं और सबका फेस कहाँ पे है, नॉर्थ की ओर। ये उसका फेवरेट है आरआरबी का। शुरू करते हैं, बनाना शुरू करेंगे। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, सबका फेस यहाँ पे नॉर्थ की ओर होगा। जो तुम्हारा लेफ्ट वो इनका लेफ्ट, जो तुम्हारा राइट वो इनका राइट। सी सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ। सी जो है फोर्थ लेफ्ट में है एम के, पहले एम को बिठा दो। फोर्थ लेफ्ट में सी को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ पे कौन बैठेगा, सी। दो पॉसिबिलिटी बना के चलनी पड़ेगी आपको। एम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ लेफ्ट पे सी बैठेगा। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन एम एंड बी। एम और बी के बीच में दो व्यक्ति बैठेंगे। एक केस तो ये, एम के लेफ्ट में दो छोड़ के कौन बैठेगा, बी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि एम के राइट में दो छोड़ के कौन बैठेगा, बी बैठेगा। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एल सिट्स फोर टू द राइट ऑफ बी। एल जो है फोर्थ राइट में बैठा है बी के, तो ये राजी बी। इसका राइट कहाँ बनेगा, आपके राइट हैंड साइड की तरफ। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आएगा एल फोर्थ। बी के फोर्थ राइट में कौन बैठेगा, एल। एल सिट्स फोर टू द राइट ऑफ बी। केस में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन बैठेगा, एल। एंड सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। एंड का रिलेशन किसके साथ होता है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। मैं लिख देता हूं, एंड का रिलेशन होता है फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और हु का रिलेशन होता है लास्ट एलिमेंट, जिसके साथ लिखा पड़ा है उसके साथ, लास्ट एलिमेंट के साथ। इसने क्या बोला, एल जो है फोर्थ राइट में है बी के, बिल्कुल ठीक बात है, बी के फोर्थ राइट में एल है। एंड सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, और जो एल है
बी के फोर्थ राइट में बैठेगा और एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एल के बाद इधर कोई भी केस नहीं बनेगा। एल का ये एंड आ चुका, अब जितने लोग बैठेंगे वो सारे लेफ्ट में बैठेंगे, एल के राइट में कोई भी नहीं आ सकता, ये याद रख ले। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड एल, सी और एल के बीच में जितने लोग हैं इज वन मोर देन, वो एक ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड आर। सुन के देखना, सी और एल के बीच में जितने लोग हैं वो एक ज्यादा है किससे, सी और आर के बीच। दैट मीन सी और एल के बीच में अगर 5 लोग हैं तो सी और आर के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 4। सी और एल के बीच में अगर 10 लोग हैं तो सी और आर के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 9। क्योंकि सी और एल के बीच में जितने लोग बैठेंगे वो एक ज्यादा होंगे किससे, उन लोगों से जो कि सी और आर के बीच में बैठे हैं। यहाँ पे देखो सी और एल का नाम आ चुका है, तो 1 2 3 4, सी और एल के बीच में बैठे हैं 4 लोग, तो सी और आर के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 3 लोग। इधर तो बैठा नहीं सकता, बैठा दो 1 2 3। यहाँ पे आर नहीं आ सकता क्योंकि एम पहले से बैठा है। दैट मीन्स ठीक है, लेफ्ट में बैठाना पड़ेगा। सी के लेफ्ट में 1 2 3, 3 को छोड़ के किसको बैठा दो, आर को, क्योंकि सी और एल के बीच में कितने लोग थे, 1 2 3 4। तो सी और आर के बीच में कितने लोग आएंगे, एक कम आएगा, 1 2। सी और एल के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सी और आर के बीच में कितने लोग आएंगे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे कौन आएगा, आर। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एल एंड आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। एल और आर जो है वो इमीडिएट नेबर्स नहीं। सुन लेना ये बात को फिर से। एक केस तो हमने ये बना दिया कि सी और एल के बीच में 10 लोग हैं, तो सी और आर के बीच में कितने लोग होते हैं, 9 होते। तो देखो एक केस तो ये कि इसके लेफ्ट में आपने 9 छोड़ के बिठा दिया। दूसरा केस, सी यहाँ पे था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आर आ सकता था। बिल्कुल सही बात है सर, आ तो सकता था कि सी और एल के बीच में जितने लोग होंगे 10 लोग, तो सी और आर के बीच में कितने लोग होंगे, 9 होंगे। ये कंडीशन गिवन थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इसने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला, एल एंड आर आर नॉट द इमीडिएट नेबर। एल और आर जो है निकटतम पड़ोसी नहीं है, दैट मीन्स आर यहाँ पर नहीं आएगा, इसीलिए हमने उसको बना दिया लेफ्ट साइड। क्लियर। यू सिट्स 6 टू द राइट ऑफ आर। यू जो है छठे राइट में बैठा है किसके, आर के। तो आर ये था, इधर फेस है तो राइट इधर बनेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कौन बैठेगा, ये। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कौन बैठेगा, यू। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में जितने लोग बैठेंगे इज वन लेस देन, वो एक कम बैठेंगे। इसके द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एम, एम के जो राइट में बैठे हैं उससे एक कम। एम के राइट में अगर बैठे हैं 5 लोग तो यू के लेफ्ट में बैठेंगे 4 लोग। एम के राइट में अगर बैठे हैं 6 लोग तो एम यू के लेफ्ट में बैठेंगे कितने लोग, 5 लोग। एम के राइट में कितने बैठे हैं, एक। एम के राइट में ऊपर वाले केस में कितने बैठा है, एक। दैट मीन्स यू के राइट में कोई नहीं बैठना चाहिए, यू यहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे यू आ नहीं सकता क्योंकि कौन बैठा है पहले से, यहाँ पे आर। ये केस तो हो गया गलत। यहाँ पे एम के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। यू के लेफ्ट में कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है कि यू यहाँ जहां पे रखा था उसके लेफ्ट में कितने, 6 लोग हैं। तो ये हमारी कंडीशन पूरी हो चुकी है दोस्तों। जितने नाम उसने दिए थे वो सारे हमने कवर कर दिए। अब काउंट कर लो क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द लीनियर रो। कितने लोग इस लीनियर रो में बैठेंगे। काउंट करना शुरू करो। कुछ बच्चे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, नहीं, नाम को काउंट नहीं करना। जो ब्लैंक पोजीशंस है ये नंबर ऑफ पर्सन की कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। आप लोग बोलेंगे 22% आर सिटिंग इन द लीनियर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आर। एम और आर के बीच में कौन बैठा है, एम और आर के बीच में देखो एम आर ये रहे,
कौन कौन बैठे हैं, यू भी बैठा है और सी भी बैठा है, तो यू एंड सी। तो फर्स्ट ऑप्शन है यू, सेकंड है सी। यहाँ पे देखो बोथ फर्स्ट, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल सही बात है कि केवल और केवल यू और सी बैठेंगे एम और आर के बीच। 18th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम राइट एंड पे कौन बैठेगा? एक्सट्रीम राइट एंड ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका क्या है, राइट हैंड। राइट हैंड पे कौन बैठेगा? एल बैठेगा। एल का नाम है क्या कहीं पे ऑप्शन में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? यू है? नहीं है। सी है? नहीं है। आर है? नहीं है। अब इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा ठीक होगा, देखते हैं क्या होगा। हमें ढूंढना था एल का नाम, आर सॉरी एल का नाम, कि एल बैठेगा एक्सट्रीम राइट हैंड पे। तो कंपैरिजन इसका किससे किया था? वन हु सिट्स सेवन टू द राइट ऑफ एम, कि जो व्यक्ति सेवंथ राइट में बैठा है किसके, एम के, वो बैठा है एक्सट्रीम राइट हैंड पे। एम ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, बिल्कुल सही बात है। एम के जो राइट में सेवंथ पोजीशन में बैठा है वो राइट हैंड में बैठा है। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है? ये राशि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप लोग बोलेंगे यू बैठा है सी के फोर्थ लेफ्ट पे, लेकिन यहाँ पे यू का नाम नहीं है तो उल्टे सीधे नाम दे रखे हैं, आर और एम तो हो नहीं सकते। अननोन पर्सन मतलब खाली जगह नहीं, ऐसा भी नहीं है, यू बैठा है। द वन हु सिट्स सेवन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सी के फोर्थ लेफ्ट में वो व्यक्ति बैठा है जो कि सेवंथ बैठा है पोजीशन में, कहाँ पे? लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, बिल्कुल सही बात है कि जो यू है वो लेफ्ट हैंड से सेवंथ पोजीशन पे है। तो सी के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा था? यू, और यू जो है कहाँ पे बैठा है? लेफ्ट एंड से सेवंथ प्लेस पे, बिल्कुल सही बात। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से एम की पोजीशन क्या है? चलो देखते हैं। ये रहा राइट हैंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। आप लोग बोलेंगे कि राइट हैंड से एम की जो पोजीशन कौन सी है? एट्थ। तो ये थे दोस्तों चार सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के सेट। अब हम लोग चलेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स की ओर। ये रहा 21st क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड ऑफ द गिवन कंक्लूजंस लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉमनली नोन फैक्ट्स। सिलोग्स के क्वेश्चन है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट दे रखी है, ओनली अ फ्यू वर्ड्स आर पंचायत्स, कि केवल कुछ वर्ड्स जो है वो क्या है? पंचायत्स हैं। ओनली अ फ्यू का केस है, वर्ड्स क्या है? केवल कुछ वर्ड जो है पंचायत है। एरो लगा दो कि बाकी वर्ड उठ के पंचायत में नहीं जाएगा। ऑल पंचायत आर ताल्लुक्स, सारी जो पंचायत है वो क्या है दोस्तों? ताल्लुक्स हैं। नो ताल्लुक्स आर डिस्ट्रिक्ट, ताल्लुक्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ओनली ए फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर स्टेट, की केवल और केवल केवल कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टेट्स हैं। ये डायग्राम हमने बना दिया। इसके कंक्लूजन देखिएगा, इसने बोल दिया सम वर्ड्स आर नॉट डिस्ट्रिक्ट। सम नोट का केस है, सम के साथ जो है वो दुश्मन, और नोट के साथ जो है वो कौन है? आग। दुश्मन को उठा के आग में डाल दो, दुश्मन को उठा लिया, मैं इसका कलर चेंज, दुश्मन को उठाओगे, उठा लिया जी, बिल्कुल उठा लिया, और आग में डालोगे, डिस्ट्रिक्ट में डालोगे। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का रिलेशन ताल्लुक्स के साथ ही नहीं है, तो अंदर भी नहीं होगा और वार्ड के साथ भी नहीं होगा। जब वार्ड को आप लोग उठा के लेके आओगे तो ताल्लुक्स भी उठ के आएंगे और पंचायत भी उठ के आएंगी, और इसका डिस्ट्रिक्ट का रिलेशन ताल्लुक के साथ नहीं है। दैट मीन्स दुश्मन उठ के इतना आग में नहीं जाएगा, और अगर इतना दुश्मन आग में नहीं गया, दुश्मन पूरा आग में नहीं गया, तो बात क्या हो जाएगी? अब जो बच्चे पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं वो बोलेंगे दुश्मन और आग क्या है, मैं उनको बोलूंगा सिलोग्स की प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग की प्लेलिस्ट ओपन करना, वहां पे 5 मार्क्स टॉपिक्स में सिलोग्स करवा रखे हैं, आप वहां से पहले बेसिक करें, उसके बाद इस मॉक टेस्ट पे आए। ऑल स्टेट्स आर ताल्लुक्स इज ए पॉसिबिलिटी, कि जो सारी स्टेट हैं वो ताल्लुक हैं, यह एक संभावना है। ऑल स्टेट्स आर ताल्लुक्स इज ए पॉसिबिलिटी, जब सारी स्टेट को उठा के आप लोग ताल्लुक में डालोगे, जब स्टेट को उठाओगे तो डिस्ट्रिक्ट का एरिया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट का रिलेशन कभी भी ताल्लुक के साथ नहीं होगा, तो सारी स्टेट कभी भी ताल्लुक नहीं होंगी, यह चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो, ये बात क्या हो जाएगी? गलत।
पॉसिबिलिटी की हर बात सही नहीं होती। यहाँ पे क्या आएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, कि केवल पहला निष्कर्ष सही है। क्लियर। 22, ये लीजिए सेट आपके सामने, सम प्लास्टिक आर ग्लास, कुछ प्लास्टिक जो है वो क्या है, ग्लास है। ओनली ए फ्यू ग्लासेस आर फाइबर, केवल कुछ ग्लासेस, ओनली ए फ्यू का केस है तो इसको डार्क कर दो, एरो लगा दो कि और ग्लास इसके अंदर नहीं जाएगा। ओनली ए फ्यू ग्लास इज फाइबर, कि केवल कुछ ग्लास फाइबर है, दैट मीन इतना एरिया ही फाइबर का है। नो फाइबर इज क्ले, फाइबर का रिलेशन क्ले के साथ नहीं। ओनली ए फ्यू क्लेज आर सिरेमिक, केवल कुछ क्लेज, ओनली ए फ्यू क्लेज आर सिरेमिक, तो इसको डार्क कर दो, केवल कुछ इतना एरिया जो डार्क एरिया है ये क्ले का क्या होगा, सिरेमिक होगा। फर्स्ट कंक्लूजन इसका, ऑल प्लास्टिक आर सिरेमिक्स इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे जो प्लास्टिक हैं वो आपके सिरेमिक हो सकते हैं, यह एक संभावना है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल पूरा प्लास्टिक उठ के इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि मना नहीं कर रखा। मना कर रखा होता तो ऐसे डंडा खींचा होता बीच में सिरामिक के और प्लास्टिक के, तो इनका आपस में रिलेशन नहीं है, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी। और इसने बोला कि संभावना है कि सारे प्लास्टिक आपके सिरेमिक हो सकते हैं, तो आप लोग बोलेंगे हाँ, हो तो सकते हैं। सेकंड कंक्लूजन है, सम ग्लासेस आर नॉट क्ले, सम और नोट का केस है। सम के साथ जो है वो दुश्मन, नोट के साथ जो है आग। दुश्मन को उठाओ, ग्लासेस को उठा लो, उठा लिया, आग में डाल दो, डालने जाएंगे। जब पूरे दुश्मन को उठा के लेके आएंगे, ध्यान से सुनते रहना, जब पूरे दुश्मन को उठा के लेके आएंगे तो सुनना, ये जो था एफ का एरिया, फाइबर का एरिया क्या उठ के आएगा कि नहीं आएगा, और फाइबर का रिलेशन किसके साथ नहीं है, क्ले के साथ। दैट मीन्स दुश्मन इतना उठ के आग में कभी भी नहीं जाएगा। पूरा दुश्मन अगर आग में नहीं गया, दुश्मन अगर पूरा आग में नहीं गया तो बात क्या होती है, सही। यहाँ पे आप लोग कौन से ऑप्शन को करेंगे, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, कि दोनों निष्कर्ष, पहला और दूसरा निष्कर्ष हमारे सही। 23rd क्वेश्चन दोस्तों, ऑल सुडोकूज आर कैरम्स, कि सारे जो सुडोकू हैं आपके वो कैरम्स हैं, ठीक है। ओनली ए फ्यू कैरम्स आर चेस, ये ए लिख देता हूँ, कि केवल कुछ कैरम्स जो हैं, ओनली ए फ्यू कैरम्स आर चेस, दैट मीन्स यहाँ पे एरो लगा दो और ये आया चेस। सम चेस आर नॉट मोनोपोली, कुछ चेस जो है वो मोनोपोली नहीं है। तो सम नोट का केस कैसे बनाएंगे, सिखा रखा है, ऐसे डॉट कर दो कि इतना एरिया कभी भी किस में नहीं जाएगा, चेस का, मोनोपोली में नहीं जाएगा। दैट मीन्स इस चेस के डार्क एरिया का रिलेशन इस मोनोपोली के साथ नहीं। ओनली ए फ्यू मोनोपोलीज आर गेम, केवल और केवल कुछ मोनोपोलीज क्या हैं, गेम्स हैं। ओनली ए फ्यू का केस था, तो डायग्राम ऐसे बना दिया मैंने। फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं दोस्तों, इसका क्या है, सम सुडोकूज आर नोट गेम, सम और नोट का केस है, दुश्मन को उठा दो, सुडोकूज को उठा लिया, इसमें डाल दो गेम में। तो दुश्मन को जब उठाएंगे, उठा लिया जी, आग में डालेंगे तो जा सकता है, दुश्मन के पूरे का पूरा आग में जा सकता है, क्योंकि मनाही ही नहीं कर रखी, जा सकता है, तो बात क्या हो जाएगी, गलत। ऑल गेम्स आर सुडोकू, सारे गेम्स जो है वो सुडोकू हैं। जब इसको उठाएंगे तो अब इसने कंफर्म पूछा है कि सारे गेम्स जो सुडोकू हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, गेम्स का रिलेशन सुडोकू के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जब पूछा पक्का बताओ होगा, तो हम लोग बोलेंगे हो भी सकता है और नहीं भी, हमें नहीं पता, और नहीं पता तो बात क्या हो जाएगी, गलत। दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग किसको टिक करेंगे, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 24 दोस्तों क्या है, ये रहा स्टेटमेंट, सम एस आई इज सी आई, कुछ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओनली ए फ्यू सी आई इज डीजीपी, केवल कुछ सी आई जो है, ओनली ए फ्यू का केस है तो एरो लगाना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा, डीजीपी। ऑल डीजीपी इज आईजी, सारा जो डीजीपी है वो क्या है, आईपी, आईपी आईजी है, सॉरी। ओनली ए फ्यू आईजी इज सीपीओ, केवल और केवल कुछ आईजी जो है वो क्या है, सी। फर्स्ट कंक्लूजन है यहाँ पे, नो सी आई इज सीपीओ, नो सी आई इज सीपीओ, की सी आई और सीपीओ का रिलेशन आपस में नहीं। तो आप लोग क्या बोलेंगे, इनका रिलेशन आपस में हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि किसी ने मना नहीं कर रखा।
लेकिन किसी ने बोल भी नहीं रखा, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन किसी ने इस पूछा कंफर्म बताइए कि कोई भी CI CPO नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे, हमें नहीं पता, हमें माफ करो। सम CI इज IG इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ CI जो है वो IG है, ये एक संभावना है। हाँ, सॉरी, सम SI नॉट CI, सम SI इज IG, कि कुछ SI जो है आपका वो IG हो सकता है, यह एक संभावना है। आप लोग बोलेंगे हाँ SI का रिलेशन IG के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन आपने संभावना पूछी है क्या हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ हो तो सकता है। यहाँ से आप लोग टिक करेंगे ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष सही। दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इसके सेट का, नो फिश इज शार्क, कोई शार्क, शार्क बोल, नो फिश इज शार्क, कोई भी फिश जो है वो शार्क नहीं है। ओनली ए फ्यू शार्क्स आर प्रॉन्स, केवल और केवल कुछ शार्क्स जो हैं वो प्रॉन्स हैं। ओनली ए फ्यू का केस था, इसलिए डायग्राम को डार्क किया और एरो का कंसेप्ट लगाया। ओनली ए फ्यू प्रॉन्स आर वेल्स, केवल और केवल कुछ प्रॉन्स जो हैं वो वेल्स हैं। ऑल वेल्स आर साल्मन्स, सलमोन बॉय ना, ये शार्क था। ऑल वेल्स आर साल्मन्स, ये हमने कर दिया, ठीक है। नो फिश इज अ वेल, कोई भी फिश जो है वो वेल नहीं है। तो पहली बात तो ये दोस्तों ने कंफर्म पूछा है कि कोई भी फिश जो है वो वेल नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिश का रिलेशन वेल के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, ये बात हो जाएगी गलत। सम साल्मन्स आर प्रॉन इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ साल्मन जो है वो प्रॉन्स है, यह एक संभावना है। तो एक बात बताओ, जब प्रॉन्स का रिलेशन पहले से ही साल्मन के साथ दिख रहा है, क्योंकि वेल जो थी वो सारी क्या थी, साल्मन थी। ऑल वेल्स आर साल्मन, जब वेल को कवर करने गया साल्मन, प्रॉन्स का एरिया अपने आप कवर किया कि नहीं किया। और ये बोल रहा है कि सम साल्मन आर प्रॉन इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ साल्मन के प्रॉन होने की संभावना है। अरे जब काली घटाएं छा रखी हों आसमान में और कोई व्यक्ति बोल दे आज तो बारिश आने की संभावना है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, काली घटाएं छा रखी हैं, सूरज का नाम वो निशान नहीं है, तो तू संभावना क्यों बोल रहा है, तो ये बोलना बारिश होगी। जब यहाँ पे कुछ एरिया प्रॉन्स का साल्मस ने कवर कर ही रखा है, तो ये पॉसिबिलिटी वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत। और यहाँ से आपका आंसर आएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज, ना तो पहला निष्कर्ष सही है और ना ही दूसरा। अब चलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की तरफ। 26 से 30 के क्वेश्चन आपके सामने सेट है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये आपके साथ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, क्या डिजिट्स, कोई भी नंबर लिख दो साथ, आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड, प्रेसिडेड मतलब पहले, ऐसे कितने नंबर्स हैं ऊपर जिनसे जस्ट पहले, प्रीसीड उनके से पहले क्या आता हो, एक सिंबल आता हो, कोई भी सिंबल बना दो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, और नंबर्स के बाद क्या आता हो, एक कॉन्सोनेंट आता हो। दैट मीन्स हमें इस टाइप का पेयर चाहिए, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट। ये रहा सिंबल नंबर, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वोवल है, ये वोवल है भाई, तो ये तो पेयर नहीं बनेगा हमारा। क्लियर, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट। फिर सिंबल देखो, सिंबल ये रहा, नंबर भी था लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं था, वोवल था, A E I O U। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, एक पेयर हमारा ये बना। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल ही है। सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, एक पेयर ये बनेगा। सिंबल नंबर वोवल है ये, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है। कितने पेयर बनेंगे ऐसे, आप लोग बोलेंगे सर 2 पेयर्स बनेंगे, जिसमें नंबर से जस्ट पहले सिंबल आएगा और नंबर के जस्ट बाद क्या आएगा, एक कॉन्सोनेंट आएगा। क्लियर दोस्तों, इसी का सेकंड क्वेश्चन, if all the letters if all the letters either immediately preceded or immediately followed by a number but not both are dropped, अगर सभी लेटर्स को, वो लेटर्स जिनसे जस्ट इमीडिएटली पहले क्या आता हो या इमीडिएटली बाद में क्या आता हो नंबर, या तो पहले नंबर आए या इसके बाद में नंबर आए, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होना चाहिए कि आगे भी नंबर पीछे भी नंबर, आर ड्रॉप्ड, अगर किसी लेटर के जस्ट पहले नंबर आता हो तो उस लेटर को वहां से ड्रॉप कर दो, आपको काउंटिंग में नहीं लेना। अगर उस लेटर के बाद कोई नंबर आता हो तो इस लेटर को काउंटिंग में नहीं लेना। लेकिन अगर लेटर के आगे और पीछे दोनों जगह अलग अलग नंबर भी आ जाते हैं तो इसको लेटर को ड्रॉप आप लोग नहीं कर सकते।
ये लेटर काउंटिंग में आएगा। क्लियर? ये इसने कंडीशन दे दी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से 13th एलिमेंट क्या होगा? सुनते जाना। लेटर से जस्ट पहले नंबर नहीं आना चाहिए और लेटर के जस्ट बाद नंबर नहीं आना चाहिए। अगर नंबर आया तो उस लेटर की काउंटिंग आप लोग नहीं करेंगे, और लेटर के आगे और पीछे कोई नंबर आ गया तो दैट मीन्स उस लेटर की काउंटिंग हो, इस लेटर की काउंटिंग होगी। सुनना, लेटर सिंबल नहीं बनी बात। लेटर, लेटर से पहले भी नंबर, लेटर के बाद भी नंबर, ये भी नहीं आएगा काउंटिंग। काउंटिंग में आएगा ई। फिर तो लेटर के जस्ट पहले नंबर, लेटर से जस्ट पहले नंबर आया दैट मीन्स के को काउंट नहीं करना आपको। नंबर से लेटर आया यहाँ पे, लेकिन आगे भी नंबर था तो इसलिए इसको काउंटिंग में किया जाएगा। फिर चलते हैं नंबर की ओर। नंबर लेटर नहीं आया, नंबर लेटर आया, दैट मीन्स नंबर लेटर, लेकिन फिर से क्या है, नंबर है, दैट मीन्स जी को काउंट करना पड़ेगा। नंबर लेटर लेटर, तो ये भी काउंटिंग में नहीं आएगा, ए भी काउंटिंग में नहीं आएगा, वन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टी के बाद वन है तो टी भी काउंटिंग में नहीं है। क्लियर? ये आपके थे कि ये आपके काउंटिंग में नहीं आएंगे। अब इसने क्वेश्चन क्या बोला, ऐसे इन सिंबल्स, इन नंबर्स को डिलीट कर दो, लेटर्स को डिलीट कर दो, आपको काउंट नहीं करने, के ए टी को काउंट नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से 13th एलिमेंट क्या होगा, काउंट करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 9 आएगा आपका इसके अकॉर्डिंग तो आंसर। According to the condition, answer will be 9. Clear? Next question क्या है? How many such symbols are there? कितने symbols हैं in the above arrangement which is either immediately preceded or immediately followed by a number but not both? कितने ऐसे symbols है, कोई symbol लिख दो, या तो immediately preceded by a number हो या फिर immediately followed by a number हो। दोनों केसेस एक साथ नहीं होने चाहिए। सिंबल से पहले नंबर, सिंबल के बाद नंबर, एक केस चलेगा। कितने ऐसे पेयर्स बनेंगे वो हमें बताने हैं। देखते हैं जी कितने बनेंगे। सिंबल से पहले नंबर या सिंबल के बाद नंबर, एक पे सिंबल से पहले भी नंबर है, सिंबल के बाद भी नंबर, ये काउंटेबल नहीं है। सिंबल से बाद में नंबर है, सिंबल से पहले नंबर है, यहाँ पे देखो, सिंबल के बाद में नंबर है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, आपको हाईलाइट कर। ये देखिए, सिंबल के बाद में पहले नंबर, सिंबल के बाद में नंबर, पहले नंबर, सही है। दोनों नहीं होने चाहिए, आगे पीछे नंबर नहीं होने चाहिए symbol के। ये काउंटेबल नहीं होगा। क्यों काउंटेबल नहीं होगा? क्योंकि सिंबल के आगे भी नंबर है और पीछे भी नंबर है, तो ये काउंटेबल नहीं है पेयर। सिंबल के पहले नंबर है, बाद में नंबर नहीं है। सिंबल के पहले भी नंबर है, बाद में भी नंबर है, तो काउंटेबल नहीं किया हमने। सिंबल के बाद में नंबर, सिंबल के बाद में नंबर, यहाँ पे सिंबल के बाद में नंबर लेकिन सिंबल के पहले भी नंबर है तो काउंटेबल नहीं था। कितने पेयर बने? 1 2 3 4। आप लोग बोलेंगे सर ऐसे 4 पेयर बन सकते हैं जिनके या तो सिंबल के पहले नंबर होगा या फिर सिंबल के बाद में। 4 को आप लोग टिक कर देंगे, ए ऑप्शन। 29th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इफ द फर्स्ट half of the elements are written in the reverse order after the second half of the in the same order. If first half of the elements are written in the reverse order after the second half in the same order, then which of the following element is 11 to the left of third number from the right end? क्वेश्चन को आराम से लाइन टू लाइन पढ़ो। क्या बोला इसने? फर्स्ट हाफ को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दे, कब? जब सेकंड हाफ को भी ऐसे ही लिख दिया तो। इसको ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है। इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अगर जो पहला हाफ है, इधर से लेफ्ट हैंड से पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ इसको बोलते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए। जो इधर एलिमेंट होगा उसको इधर लिख दिया जाए और जो इधर होगा उसको इधर लिख दिया जाए। आफ्टर द सेकेंड हाफ इन द सेम ऑर्डर, तब जो सेकेंड हाफ बचा, इसके बाद का जो बचा उसको पहले सेम ऑर्डर में लिखो। इसके बाद जो फर्स्ट हाफ था इसको रिवर्स ऑर्डर में, इस एलिमेंट को यहाँ पे, इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हुए इस एलिमेंट को आपको लिखना है बिल्कुल एंड पे। Then which of the following element is 11 to the left of third number from the right end?
राइट एंड से देन विच ऑफ द फॉलोइंग 11th टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट एंड से थर्ड नंबर की 11th लेफ्ट में देखना है हमें क्या होगा क्या नहीं होगा। ये क्वेश्चन था। सबसे पहली बात ये थी कि जो सेकंड हाफ है उसको सेम सबसे पहले आगे लिखना है और जो फर्स्ट हाफ है उसको लिखना है रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले ये समझो, जो फर्स्ट हाफ था उसको करना है रिवर्स ऑर्डर में। मान लो ये पूरी लाइन थी इतनी, हाफ करोगे तो बिल्कुल बीच वाला एलिमेंट देखना पड़ेगा और ये जो फर्स्ट हाफ है इसको लिखना है रिवर्स ऑर्डर में। कब लिखना है? जो सेकंड हाफ है पहले सेकंड हाफ को एज इट इज लिख दो, उसके बाद इस ऑर्डर को रिवर्स करना है। जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आएगा और जो ये था ये लास्ट में जाएगा। फिर क्या करना है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, तो बताना है कौन सा एलिमेंट 11 टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेफ्ट में किसके, थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड से थर्ड नंबर बोला, थर्ड एलिमेंट नहीं बोला, इसको ध्यान से देख लेना। इसने बोला राइट हैंड से जो थर्ड नंबर बनेगा इस प्रकार से उसके लेफ्ट में 11th एलिमेंट क्या होगा। तो हमें ये पता है जो नंबर आएगा इधर, जो नंबर आएगा राइट हैंड पे, राइट हैंड से थर्ड नंबर देखना है तो राइट हैंड पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट हाफ जो था वो रिवर्स ऑर्डर में लगाया हुआ, इधर से लगाया हुआ थर्ड नंबर। तो देखते हैं सीरीज क्या थी। सबसे पहले हाफ करते हैं इसका कि हाफ क्या बनेगा सीरीज का। क्वेश्चन एक बार में याद हो जाना चाहिए आपको, इतनी मेमोरी तो आपको करनी पड़ेगी शार्प। सुनते जाना दोस्तों, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हाफ क्या बनेगा 13 का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाफ बना है यहाँ तक का। अब क्या होगा, सेकंड पार्ट को एज इट इज लिखना है, सेकंड हाफ को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। इसके पीछे इसको अरेंज करना है कैसे, हैशटैग आएगा यहाँ पे, ग्रेटर आएगा यहाँ पे, टू आएगा यहाँ पे, कैप आएगा यहाँ पे, ऐसे ही लिखना है। लेकिन ऐसे लिख के थोड़ी दिखाएंगे पेपर में बैठ के हम लोग, इतना टाइम है ही नहीं कि ऐसा कुछ करेंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे। फिर उसने बोला कि राइट हैंड से थर्ड नंबर राइट हैंड से, तो राइट हैंड में जाएगा ये थर्ड नंबर क्या बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर बनेगा 7 और 7 के लेफ्ट में हमें निकालना है 11th एलिमेंट। 7 इधर आएगा, 7 के इधर क्या आएगा एट द रेट, इधर क्या आएगा 6। तो ऐसे करके 11th एलिमेंट निकाला हमें। देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th, कितना आएगा टी आएगा। यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टी। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का 30th ये रहा। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, डिजिट का मतलब कोई भी नंबर, इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए लेटर, जिससे पहले क्या आता हो लेटर आता हो, व्हिच कम्स बिफोर एम, और वो लेटर क्या होना चाहिए एम से पहले का होना चाहिए, दैट मींस ए टू एल। कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर से पहले जो अल्फाबेट आएगा, ऐसे पेयर ढूंढने कितने पेयर्स बनेंगे कि नंबर से पहले जो अल्फाबेट आएगा वो एम से पहले आता हो, ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं। वापिस से चलते हैं इसके ऊपर, सीरीज के ऊपर। इसको यहां से हटा देता हूं मैं सारा। नंबर से पहले अल्फाबेट ढूंढना है और वो भी एम से छोटा। नंबर से पहले सिंबल, नंबर से पहले अल्फाबेट, अल्फाबेट ई है एक पेयर क्योंकि एम से छोटा है। नंबर से पहले अल्फाबेट चाहिए तो नंबर से पहले अल्फाबेट नहीं है, नंबर से पहले अल्फाबेट है दूसरा पेयर और एम से पहले आता है जी। नंबर से पहले अल्फाबेट नहीं है, नंबर से पहले अल्फाबेट है, कितने पेयर बने दो, दो पेयर ऐसे बनेंगे जिनमें नंबर से पहले अल्फाबेट आएगा। लेकिन एम से पहले का, तो कितने पेयर बनेंगे टू, तो आप लोग यहाँ पे टू को टिक कर, दो पेयर ऐसे बने। अब चलते हैं 31 से 35 पे जो कि है हमारा इनइक्वालिटी स्टेटमेंट है आपके सामने। जल्दी से बोर्ड पर नजर रखना। जी से जाना है ई के पास, ई किसके पास है क्यू के पास, एच के पास। अब जी जाएगा एम के पास, एम जाएगा आपका एच के पास, एच लेके जाएगा इसको किसके पास क्यू के पास, ई के पास सॉरी।
जी से गए एम, सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज, सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज। एम से जाएंगे एच, उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, एम की ओर मुंह बंद है, सिंबल को पलटोगे तो भी रहेगा बंद। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बिगिनर सेशन देख लेना इनक्वालिटी के, उसके बाद ये कर लेना। एच से जाएंगे ई, सीधा रास्ता सिंबल में नो चेंज, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। किंग का मुंह किसकी ओर बंद आएगा, एच की ओर। कहां पहुंच गए, ई के पास। किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। किंग का मुंह किसकी ओर बंद आएगा, जी की ओर। बात क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन तो बिल्कुल सही है हमारा। अब चलते हैं सेकंड कंक्लूजन की ओर दोस्तों। के से जाना है एल, एल किसके पास है, क्यू या एस के पास। के किसके पास जाएगा, के जाएगा एच के पास, एच जाएगा क्यू के पास, क्यू जाएगा एल के पास। के से गए एच, सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज। एच जाएगा क्यू के पास, सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज। यहीं पर ही गलत हो गया, क्यों, एक सिंबल ही आगे आगे चाहे कितने किंग आ जाओ, क्या होगा, पीठ से पीठ मिलेगा या फिर मुंह से मुंह मिलेगा, कोई भी आंसर नहीं आएगा, सेकंड गलत। एल से जाना है ई के पास, एल से हमें जाना है किसके पास, ई के पास। अब ई किसके पास है, क्यू या एच के पास, तो एल जाएगा क्यू के पास, क्यू लेके जाएगा हमें किसके पास, के पास। एल से गए क्यू, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। किंग का मुंह किसकी ओर बंद आएगा, एल की ओर, तो उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा तो एल की ओर मुंह बंद रहेगा क्यू तक। क्यू से जाओगे ई के पास, सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज, ई तक पहुंच गए। एल इज लेस देन ई, बात क्या हो जाएगी, सही। बोथ फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज की, पहला और तीसरा निष्कर्ष दोनों ही सही, तो बी ऑप्शन को यहाँ से टिक कर। 32, पी से जाना है जी के पास, ये रहा पी। जी किसके पास है, डब्ल्यू बी, और जी है एच आर के पास। तो क्या होगा, पी जाएगा बी के पास, बी जाएगा आर के पास, आर जाएगा जी के पास, इतना तो काम करना पड़ेगा। पी से जाएंगे बी, तो क्या होगा, इसका मुंह खुला आएगा किसकी ओर, पी की ओर, और ये क्या वो कहता है, बंद आएगा ऐसे करके। ये कह रहा है किंग का ऑर्डर चलेगा, ये कह रहा है सोल्जर का ऑर्डर चलेगा, तो बात क्या होगी, यही पर ही गलत होगी, आगे जाके चेक करने की जरूरत आपको नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, डब्ल्यू से जाना है एच के पास, डब्ल्यू जाएगा बी के पास, डब्ल्यू जाएगा बी के पास, बी जाएगा आर के पास, आर जाएगा एच के पास। डब्ल्यू से गए बी, सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज। बी से गए आर, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, इक्वल टू रहेगा। इस सिंबल का मुंह बी की ओर क्या है, खुला हुआ, पलटोगे तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ। कहाँ पे पहुंच गए, आर के पास। आर हमें लेके जाएगा एच के पास, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, आर की ओर मुंह क्या है, खुला हुआ, पलटोगे तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ, एच के पास। ये किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। डब्ल्यू इज ग्रेटर एच, सेकंड कंक्लूजन सही है। थर्ड कंक्लूजन क्या है, थर्ड है क्यू इज लेस देन पी। क्यू किसके पास है, के और एम के पास, पी किसके पास है, डब्ल्यू और बी के साथ। क्या करें, के जाएगा किसके साथ, क्यू के साथ, ये सॉरी, क्यू को किसका भेजें, के पास या एम के पास, तो भेज देते हैं एम के पास। क्यू जाएगा एम के पास, एम जाएगा किसके पास, एम जाएगा आपका बी के पास, बी लेके जाएगा किसके पास, पी के पास। एम क्यू से गए एम के पास, ये किंग है, ये सोल्जर है, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। किंग का मुंह क्यू पर क्या है, बंद है, पलटोगे तो भी क्या रहेगा, बंद रहेगा। ये हम पहुंच गए एम के पास। एम से जाएंगे बी, सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज, पहुंच गए। बी से जाएंगे पी, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, बी की ओर इसका मुंह बंद है, पलटोगे तो भी बंद रहेगा, ये कॉमन मैन, और ये पी तक पहुंचे। ऑर्डर चलेगा किंग का, क्यू इज लेस देन पी, बात बिल्कुल। बोथ सेकंड एंड थर्ड फ्लोर्स की निष्कर्ष आपके दोनों, दूसरा और तीसरा दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 33 ये आपके सामने है, खुद से करने की एक बार कोशिश करो। अब आपको दिक्कत होगी सर इतना स्पीड में काम कैसे करें, तो इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस कर लो। पेपर क्लियर तभी होंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चन सबको आते हैं, सारा खेल है टाइमिंग का। ये स्टेटमेंट ऊपर, क्वेश्चन नीचे, y इज लेस देन g, तो y से g कैसे जाया जाए, y जाएगा q के पास, q जाएगा w के पास, w g के पास जाएगा, क्या g के पास k और l है, तो कैसे करें, y से जाना है तो y जाएगा q के पास, ठीक। q लेके जाएगा हमें w या m के पास, बिल्कुल, q जाएगा m के पास, m जाएगा k के पास, k जाएगा किसके पास, l के पास, या g के पास, सॉरी, g के पास। ये बनेगा रिएक्शन।
वाई से शुरू करते हैं, वाई से गए क्यू, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, वाई की ओर मुंह बंद है तो पलटोगे तो भी क्या रहेगा, बंद। क्यू पर पहुंच गए, अब क्यू से जाएंगे एम के पास, उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, क्यू की ओर मुंह बंद है तो पलटोगे तो भी क्या रहेगा, बंद रहेगा, एम के पास पहुंच गए। एम जाएगा के पास, सीधा रास्ता सिंबल में नो चेंज, तो के पास पहुंच गए। के से जाना है जी, सीधा रास्ता सिंबल में नो चेंज, ये रो, ये है किंग, सोल्जर, सोल्जर, किंग, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का, वाई इज लेस देन जी, बात क्या है। फर्स्ट कंक्लूजन तो हमारा सही हो चुका है। टी से जाना है क्यू के पास, टी क्यू दो बार है, एम और डब्ल्यू के पास भी है, वाई के पास भी है। टी जाएगा बी के पास, ऐसा कर रहे हैं, टी को भेज देते हैं एच या बी के पास, बी के पास भेज दो, टी जाएगा बी के पास, ठीक है। अब यहां से बी जो जाएगा किसके पास जाएगा, के पास भेज दें, बी को भेज देते हैं एम के पास, और एम इसको लेके जाएगा क्यू के पास। तो टी से जाएंगे बी, तो उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, मुंह टी की ओर खुला हुआ है, पलटोगे तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ, कहां तक पहुंच गए, और इन दोनों सिंबल में ये है कॉमन मैन, ये है सोल्जर, किसका ऑर्डर चलेगा, सोल्जर का, कहां पहुंच गए, बी के पास। बी जाएगा एम के पास, कौन सा रास्ता, सीधा रास्ता, सिंबल स्वयं नो चेंज, ठीक है। क्या होगा, मुंह से मुंह मिलेगा और आंसर नहीं आएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। इतना ही टाइम लगता है करने में भाई। अगर बेसिक की जरूरत है तो बेसिक के लिए आप लोग इनइक्वालिटी के सेशंस देख लो, बहुत बारीकी से मैंने ये कंसेप्ट आपको समझा रखा है। एच से जाना है एल के पास, एल है के और जी के पास, और एच को जाना है तो एच क्या करेगा, एच जाएगा बी के पास, बी जाएगा आपका के पास, और के आपको लेके जाएगा एल के पास। और यहाँ पे देखते ही समझ में आ रहा है यार, के से एल जाएंगे तो ऑर्डर किसका चलेगा, किंग का चलेगा, ये कह रहा है किसका चलेगा, सोल्जर का। या तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पीठ से पीठ मिल जाएगी, तो भी गलत होना है आंसर। और दूसरी बात, किंग का ऑर्डर चलना है, ये बोला है सोल्जर का, तो ये वैसे ही गलत होगा, देखते ही गलत कर दो। यहाँ पे क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, की केवल और केवल पहला निष्कर्ष हमारा सही। 34th क्वेश्चन आज का, डी से जाना है क्यू, ऑर्डर चलेगा किंग का, इसने बोल दिया। डी जाएगा आर के पास और आर जाएगा क्यू के पास, क्या होगा, डी से आर जाएंगे, सीधा रास्ता सिंबल में नो चेंज, किसका ऑर्डर चलेगा यहाँ पे, किंग का, आर तक। आर से गए क्यू, सीधा रास्ता सिंबल में नो चेंज, ये क्यू तक पहुंच गया, क्या होगा, मुंह से मुंह मिलेगा, मुंह से मुंह मिलेगा तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, ये गलत हो गया फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट, बी से जाना डब्ल्यू के पास, बी टी और एम के पास है, और डब्ल्यू किसके पास है, आर और क्यू के पास, तो ऐसा कर लो, बी जाएगा एम के पास, एम जाएगा आर के पास, और आर इसको लेके जाएगा डब्ल्यू के पास। बी से गए एम, किसका ऑर्डर चलेगा, सोल्जर का, सोल्जर का मुंह बी की ओर क्या है, बंद, पलटोगे तो भी क्या रहेगा, बंद, एम तक। एम से जाएंगे आर के पास, सीधा रास्ता सिंबल नो चेंज, आर तक पहुंच गए, क्या होगा, पीठ से पीठ मिलेगी, कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है जी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, टी से जाना आर के पास, टी किसके पास है, बी और एम के पास, आर किसके पास है, एम के पास, ठीक है। टी से चलते हैं एम के पास, और एम हमें लेके जाएगा आर के पास। टी से जब एम जाएंगे तो क्या होगा, मुंह से मुंह मिलेगा और कोई भी आंसर नहीं आएगा, ये भी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, दैट मीन्स नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं करता, नन फॉलोज, ठीक है। इसके बाद लास्ट इसका 35th क्वेश्चन, जी से जाना है एम, जी से एम, एम है के और टी के पास, और क्यू के पास और आर के पास। तो यहां से हम लोग जी जाएगा जेड के पास या बी के पास, तो जी जाएगा बी के पास, बी जाएगा आपका ये लगा लो आर के पास, और आर इसको लेके जाएगा किसके पास, एम के पास। जी से गए बी की ओर, ये है कॉमन मैन, ये है सोल्जर, किसका ऑर्डर चलेगा, सोल्जर का, उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, पलटोगे तो भी इसका मुंह क्या रहेगा, जी की ओर खुला हुआ, और कहां तक पहुंचे, बी तक। बी लेके जाएगा आर तक, सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज, ये कॉमन मैन, ये किंग, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का, कहां पहुंच गए, आर के पास। और आर लेके जाएगा एम के पास, कॉमन मैन है, कोई दिक्कत नहीं, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। तो ये बात क्या होगी, सही। फर्स्ट कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फास्ट करवा रहे हो, तो फास्ट तो भैया आपकी प्रैक्टिस है इसलिए करवा रहा हूँ। टी से जाना है डी के पास, टी जाएगा किसके पास, के या एम के पास, एम इसको लेके जाएगा आर के पास, और आर इसको पहुंचाएगा डी के पास। एम टी गया एम के पास, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का, सीधा रास्ता सिंबल से नो चेंज।
M जाएगा R के पास, सीधा रास्ता सिंबल नो चेंज। R जाएगा D के पास, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, कहाँ पहुंच गए D के पास। ये कौन है किंग, ये भी कौन है किंग, किसका ऑर्डर चलेगा किंग का, ये बात भी क्या हो जाएगी सही। सेकंड कंक्लूजन भी आपका दोस्तों सही है। लास्ट सेट इसका देखते हैं, लास्ट एक पार्ट बचता है इसका, देख लो क्या है थर्ड पार्ट। डी से जाना है जी के पास, तो डी जी बी के पास है, डी जाएगा बी के पास, बी जाएगा सी के पास। ऑर्डर किसका चलेगा, सोल्जर का, क्या है कॉमन मैन का बात। तो यहाँ पे टिक कर देंगे डी ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। क्लियर, ये आपका इनइक्वालिटी का सेट था। अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सेट है दोस्तों, बिल्कुल आराम से करेंगे क्योंकि ये पहली बार करवा रहा हूँ आपको। पॉइंट डी इज 10 मीटर साउथ ऑफ ई। याद रखना, जो आपका पेज होगा उसके टॉप पे लिख देना नॉर्थ, उसके बॉटम पे लिख देना साउथ, इधर आएगा ईस्ट और इधर आएगा वेस्ट। अब आपको इमेजिन करना है कि इधर जब मैं जाऊंगा वेस्ट में, इधर जाऊंगा ईस्ट में, इधर जाऊंगा ऊपर की ओर नॉर्थ में और नीचे की ओर साउथ में। ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है। और अब मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा कि कैसे आपको डायग्राम बनाना है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। पॉइंट डी जो है वो 10 मीटर साउथ में है ई के, तो सेंटर से बनाना शुरू करो। मान लो ये पॉइंट ई था आपका, और इसका साउथ कहाँ पे बनेगा, नीचे की ओर। यहाँ पे जो है पॉइंट कौन सा है आपका डी, कितने मीटर की दूरी पे है, 10 मीटर। ई विच इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। ई विच का लो लास्ट एलिमेंट के साथ, ई जो कि 12 मीटर वेस्ट में है किसके, एफ के। ई को वेस्ट में जाना है तो वेस्ट तो इधर ही होगा, दैट मीन्स किसके वेस्ट में, ये एफ के, कितने मीटर, 12 मीटर। तो एफ को इधर कर दो, एफ पे खड़े हो गए, देखो ई कहाँ पे है, वेस्ट में। और इसने ही बोला ई विच इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ एफ, ये 12 मीटर की दूरी पे। पॉइंट जी इज 8 मीटर साउथ ऑफ एच। अब ये देखो जी और एच का कोई जिक्र आया ही नहीं, तो एक बार इस लाइन को छोड़ दो। एच विच इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट आई, इस लाइन का भी कोई जिक्र नहीं, क्योंकि जी एच और आई का अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ। आगे पढ़ते हैं, पॉइंट जे इज 13 मीटर साउथ ऑफ एफ। जे जो है 13 मीटर साउथ में है किसके, एफ के। एफ का साउथ कहाँ बनेगा, नीचे की ओर, कितने मीटर, 13, तो 10 मीटर तो बनेगा जी यहाँ तक। 3 मीटर और खींच दो आगे की, ये दूरी 3 मीटर की है। ये कौन आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा जे। जे जो पॉइंट है वो एफ से 13 मीटर साउथ में है। यहां से लेके यहां तक की दूरी 10 मीटर, और यहां से लेके यहां तक की दूरी 3 मीटर। एंड जे जो है 13 मीटर साउथ में है किसके, एफ के। एंड वाली बात होती है फर्स्ट एलिमेंट के लिए। एंड 5 मीटर ईस्ट ऑफ जी। जे जो है 5 मीटर ईस्ट में है किसके, जी के। दैट मीन्स जी यहाँ पे बैठा होगा, और इसके ईस्ट में कौन है, जे, कितने मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे। ये लो बना दिया। K इज एग्जैक्टली बिटवीन H एंड L। K जो है बिल्कुल बीच में है किसके, H के और L के। H और L का तो जिक्र आया नहीं, तो K का कहां से आएगा। L which is 19 मीटर ईस्ट ऑफ I। L जो है 19 मीटर ईस्ट में है किसके, I के। अब एक ही लाइन बचती है, एक तो लास्ट की लाइन बची है हमारे पास, और एक ये G इज 8 मीटर साउथ ऑफ H। तो G हमारा बन चुका था यहाँ पे। जी हमारा पॉइंट यहाँ पे था। जी जो है 8 मीटर साउथ में था किसके, एच के। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसका। जी 8 मीटर साउथ में था एच के, तो ये मानो 3 था। यहां तक का दूरी कितनी थी, 3। ये 10 था तो इसका हाफ कर दो, हाफ करोगे तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। ये 5 मीटर का मान, ये दूरी 5 है, इधर कितनी है, 3। ये दूरी बिल्कुल बीच में काटेगी 5 पे, 5 ही ऊपर बचेगा और 5 ही नीचे बचेगा, ऐसा ही बोल सकते। जी इज 8 मीटर साउथ ऑफ एच, तो ये पॉइंट आपका कौन सा बनेगा यहाँ पे, एच के साउथ में जी जो है 8 मीटर है। विच इज एच जो है, विच इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ आई। एच जो है 9 मीटर ईस्ट में किसके, आई के। तो ईस्ट तो बनेगा इधर ही। अब ये कितनी दूरी बनी, ये कितनी बनी, 5 ये थी,
5 मीटर की दूरी पे ये था, तो ये बनी 7। ये दूरी बनी कितनी? 7। और कितनी दूरी पे है? 9 मीटर की दूरी पे, तो 2 मीटर और आगे खींच दो। ये दूरी कितनी बनेगी? ये बनेगी 2 मीटर। और किसके है ये? 9 मीटर ईस्ट ऑफ आई। आई के ईस्ट में जो है एच है, कितने मीटर की दूरी पे? 7 मीटर प्लस 2 मीटर, तो ये टोटल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का 9 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, खिचड़ी बनती रहने दो, समझ में जितना आ रहा है उतना समझ लो आप लोग। ठीक है, सुनना। बाकी लास्ट लाइन बचते, पॉइंट के इज एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड एल। के जो है बिल्कुल एच और एल के बीच में है, एल का कोई जिक्र ही नहीं है। एल क्या है? विच इज 19 मीटर ऑफ आई। एल जो है 19 मीटर ईस्ट में है आई के। आई ये रहा, आई का ईस्ट कहाँ बनेगा? इधर बनेगा, इधर इस डायरेक्शन में। 19 मीटर की दूरी पे कौन बिठाना है आपको? 19 मीटर की दूरी पे आपको बिठाना है एल, आई से। तो सुनना, यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 मीटर की थी, यहां से लेके यहां तक की 7 मीटर की, कितना हो गया? 9 मीटर। तो यहाँ पे कितना दूरी थी? यहाँ पे थी 5 मीटर की दूरी। 9 और 5 14, 5 मीटर इसको आगे और खींच दो, ये कौन बनेगा? एल। और एच और एल के बिल्कुल बीच में कौन बैठा है? के। एच और एल के बिल्कुल बीच में, तो एच की दूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक की दूरी है 5 मीटर की, और यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर की। इनके मिड में कौन बैठेगा? के बैठेगा। आ गया के। डायग्राम बन गया, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट स्टार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। कौन सा जो पॉइंट्स है वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं? जी जे एल। तो जी अपना कहाँ पे है? ये रहा। जे यहाँ पे है। एल कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो स्ट्रेट लाइन जी और जे की तो थी, लेकिन एल की नहीं है, बस तो गलत। आई एच जी, आई ये रहा, एच ये रहा, जी ये रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, तो 90 डिग्री पे बन गई ये भी। एफ के जे, एफ के और ये रहा जे। एफ के जे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, दैट मीन्स ओनली थर्ड। ये जो केवल और केवल थर्ड है, थर्ड ऑप्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अब है कंडीशनल क्वेश्चन, इफ पॉइंट x इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ आई। अगर x जो है 2 मीटर ईस्ट में है i के, तो मान लो i यहाँ पे था, 2 मीटर की दूरी थी, तो ये कहाँ पे कौन बैठेगा? x। इमेजिनरी है ये, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही काम करना है, इसके बाद ये इफ वाली कंडीशन हट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x मान लो यहाँ पे था, 2 मीटर की दूरी, यहाँ पे आके बैठ जाएगा x। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड d इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो x और d के बीच में जो गैप है, x और d के बीच में ये गैप है 5 मीटर ऊपर था, क्योंकि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 मीटर था। इस लाइन ने बीचों बीच काटा, 5 ऊपर 5 नीचे। x और d में गैप कितने मीटर का रहा? 5 मीटर। तो नीचे जो पॉइंट्स दिए गए इनमें किसमें 5 मीटर का गैप है? h और x। ये रहा h, ये रहा x, कितने मीटर का गैप है? 7 का। हमें चाहिए 5 का। g और h, ये रहा आपका g और ये रहा आपका h। इतनी दूरी थी 5 की, इतनी थी 3 की, तो 8 मीटर हो गया। ये भी गलत है। ऑप्शन दिखाई दिया क्या आपको? हाँ ठीक है। फिर इसने बोला के और जे की, के और जे के बीच में भी 5 मीटर की गैप है, देखते हैं। ये रहा के और ये रहा जे, 5 मीटर ये हो गया, ठीक है। इसका 3 मीटर, ये 8 मीटर का गैप है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। के और जे के बीच में 5 की गैप की दूरी। जी और जे, जी और जे में गैप देखते हैं कितने का दोस्तों। ये रहा जी, ये रहा जे, कितने मीटर का गैप है? 5 का। ये ऑप्शन सही है हमारा। डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, कि जी और जे के बीच उतना ही गैप है जितना कि आपका एक्स और डी के बीच में था, दैट मीन्स 5 मीटर का। What is the shortest distance between H and E? H और E के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? H और F, सॉरी नॉट E, H और F के बीच में। ये रहा H, ये रहा F, और शॉर्टेस्ट पाथ बताना है इनका क्या होगा। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये था ऐसे, ये था ऐसे, ये भी दूरी 5 की थी, ये भी दूरी 5 की थी। यहाँ पे पॉइंट H था, यहाँ पे पॉइंट F था। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ से आ गए 5, यहाँ से आ गए 5। ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। शॉर्टेस्ट पाथ होता है डायरेक्ट, ये वाला, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। पाइथागोरस थ्योरम का पता है? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है?
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या निकालना है, बेस कितना है 5 मीटर है, 5 का स्क्वायर कर दो प्लस 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25 प्लस 25 जो कि बनेगा 50। 50 में से क्या कॉमन आएगा, 50 को लिख सकता हूँ 2 गुना में 5 गुना में 5 और h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 5 बार आएगा 5√2। ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा पॉइंट H और F के बीच में 5√2 मीटर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसी के साथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40। ये आपका होमवर्क रहेगा ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड नहीं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आपको समझ में आ चुका है। 39th क्वेश्चन एंड 40th क्वेश्चन ये रहा आपका आज का होमवर्क। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज का आपका एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो कि अच्छे लेवल का था। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आरआरबी क्लर्क का था, ये लेवल था आपका आरआरबी पीओ का। और एग्जाम आपको देखना, आपको एक लेवल इससे आसान मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लेंथी सेशन था, लेंथी सेशन रहेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोल्व किए हैं। सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को हमने थोड़ा सा शुरू कर दिया है करना आप अच्छे लेवल से, तो अब हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे नए नए क्वेश्चन आते जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।